हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं वेब टेक्नोलॉजी की फर्स्ट यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा डिफाइन वेब पेज एंड इट्स टाइप। और साथ में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेस्पॉन्सिव वेब पेज के बारे में आप बताएं। तो पहला जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके बारे में आप इतना बता सकते हैं कि जो वेब पेज होता है वो एक डॉक्यूमेंट्स होता है जो एचटीएमएल में लिखा जाता है। साथ में इसका जो एक्सेस होता है वो या तो इंटरनेट के साथ होता है या किसी नेटवर्क के साथ होता है जो एक वेब ब्राउजर पर रन होता है। साथ में आप इसके बारे में बता सकते हैं कि टाइप अगर आप बताना चाहें तो उसमें आप बता सकते हैं कि एक होता है आपका डायनेमिक वेब पेज, सेकंड होता है आपका स्टैटिक वेब पेज। अच्छा, डायनेमिक वेब पेज क्या होता है? डायनेमिक वेब पेज में जब आप उसको एक्सेस करते हैं तो एक्सेस करते टाइम आपको जो कंटेंट उसमें दिखता है वो प्रॉपर आपको हर बार एक नई सीक्वेंस में दिखेगा। ठीक है। और जो स्टैटिक पेज होता है वो बहुत सिंपल होता है और उसका जो कंटेंट होता है आपको एवरी टाइम सेम कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। अब आप बात करेंगे रेस्पॉन्सिव वेब पेजेस की। तो रेस्पॉन्सिव वेब पेजेस में क्या होता है, आप आज के टाइम में जो डिवाइसेस यूज करते हैं, कभी आप वो वेबसाइट आप लैपटॉप पर ओपन करते हैं, कभी वो वेबसाइट आप मोबाइल पर ओपन करते हैं, तो क्या होता है उसका जो एडजस्टमेंट होता है वेबसाइट का या वेब पेज का वो वैसा ही हो जाता है जितना बड़ा आपका डिवाइस होता है ना। लाइक आप कोई वेबसाइट को ओपन करते हैं, आप वेब ब्राउजर पे वेबसाइट ओपन करते हैं एंड आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका जो डिवाइस होगा उसके जैसा उसका एडजस्टमेंट हो जाएगा, मतलब रेजोल्यूशन वैसे ही हो जाएगा। ठीक है। ऐसी कोई भी वेब पेज आप देखते हैं जिसका रेजोल्यूशन अकॉर्डिंग टू डिवाइस बन जाता है उसे आप क्या बोलेंगे? रेस्पॉन्सिव वेब पेज। ठीक है। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन आता है एचटीटीपी प्रोटोकॉल से रिलेटेड। मतलब एचटीटीपी स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज अ प्रोटोकॉल यूज्ड टू एक्सेस द डेटा ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, डब्ल्यू भी जिसे आप बोलते हैं। साथ में आप ये भी बता सकते हैं कि जो इसका डिफॉल्ट पोर्ट होता है वो होता है TCP/80। इसमें आप HTTP के कुछ प्रोटोकॉल्स के फीचर्स भी लिख सकते हैं। पहला आप फीचर्स लिख सकते हैं कि कनेक्शन लेस होता है। सेकंड फीचर्स में आप लिख सकते हैं कि ये मीडिया इंडिपेंडेंट होता है। थर्ड में आप लिख सकते हैं स्टेट लेस होता है। फिर आप एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं कि आपको टू मेजर प्रोटोकॉल्स जो ईमेल सर्वर पर एक्सेस करने के लिए यूज किए जाते हैं, उसमें जो पहला आपका प्रोटोकॉल होता है वो होता है POP3, जिसकी फुल फॉर्म होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। एंड सेकंड जो आपका प्रोटोकॉल होता है वो होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये दो प्रोटोकॉल्स होते हैं जो आपके वेब एक्सेसिंग के टाइम, मतलब जब आप ईमेल एक्सेसिंग करते हैं तो उस टाइम पे यूज होते हैं। फिर आपका क्वेश्चन आता है कुछ स्ट्रेटजीज बतानी है आपको किसी भी वेब प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, आप डेवलप करने के लिए क्या यूज करेंगे। तो आप देखिए, फर्स्ट स्ट्रेटजी आपकी होती है, पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आप उसको ऑब्जेक्टिव देखते हैं, है ना। गोल और ऑब्जेक्टिव, मतलब आप उस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं तो आपका गोल क्या है ना। साथ में आप क्या करते हैं, रिसर्च भी करते हैं, रिव्यू भी करते हैं। रिसर्च की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि अगर उससे रिलेटेड पहले से कुछ बना हुआ है, लाइक कोई प्रोजेक्ट आपने पहले से ऐसा बनाया हुआ है, आप उसी प्रोजेक्ट को दोबारा आप ऐसा ही कुछ टाइप का प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, तो इससे होगा क्या कि आप पुराने वाले से नई चीजें सीख सकते हैं, है ना। डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशंस, इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपके कुछ डेवलपिंग कॉन्सेप्ट होते हैं और कंटेंट प्लानिंग भी आप करते हैं, कैसे आप काम करेंगे, इस तरह की सारी जो आपके होते हैं वो डिजाइन एंड स्पेसिफिकेशन में जाते हैं। एक चीज और देखी होगी, जब आप मतलब थर्ड फेज में जाएंगे तो आप प्रोडक्शन और डेवलपमेंट देखते हैं। मतलब थर्ड टाइम जब आप थर्ड फेज में जाएंगे तो वहां पर आपको कोडिंग देखने को मिलेगी। फेज 4 में आप क्या देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सबसे पहले आपने रिव्यू करा, फिर उसका डिजाइन बनाया, उसके बाद आपने प्रोडक्शन के लिए आपने कोडिंग वगैरह कर दी, फिर आप क्या करेंगे, टेस्टिंग वगैरह करेंगे। अच्छा, टेस्टिंग भी दो तीन तरह की आप टेस्टिंग करते हैं, यहाँ पे ऑटोमेशन टेस्टिंग और मैनुअल टेस्टिंग मैंने लिखा हुआ है। साथ में आप क्या कर सकते हैं, रजिस्टर विद ISP का मतलब क्या होता है, आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे कि आप क्या करते हैं, जैसे डोमेन नेम परचेज करते हैं, होस्टिंग आप परचेज करते हैं। साथ में आप क्या करेंगे, फिर लास्ट फेज में आप आके उसे लॉन्चिंग कर देते हैं, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेब टेक्नोलॉजी। वेब टेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हैं, और कुछ डेवलपिंग मल्टी डिपार्टमेंट और लार्ज स्केल वेबसाइट्स के बारे में कुछ आपको बताना पड़ेगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेब टेक्नोलॉजी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है व्हाट आर द टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन वेब डिजाइन। देखो, बात सेम ही पूछ रहा है,
ऊपर वो टेक्नोलॉजी से बात पूछ रहा है, नीचे वो डिजाइन के बारे में बात पूछ रहा है, बट पूछना वो सेम ही चाह रहा है। अच्छा, वेब टेक्नोलॉजी होता क्या है, मैंने यहाँ पे सिंपल से एक लाइन में लिखा, वेब टेक्नोलॉजी आर द टेक्नोलॉजीज विच आर यूज टू डेवलप वेबसाइट्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब और एन इंटरनेट। अच्छा, होता क्या है, ये टेक्नोलॉजीज होती हैं जो क्या करती हैं, एक वेबसाइट को डेवलप कराने के लिए, और किसके लिए, या तो www के लिए या किसी इंटरनेट पे चलाने के लिए। दो तरह के आपकी टेक्नोलॉजीज होती हैं। देखिए यहाँ पे आपको ना कुछ वेब डिजाइन की मैं बात कर रहा हूँ। पहला आप देखेंगे यहाँ पर क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज लिखी हुई है, नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज लिखी हुई है। तो क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज जो आपकी होती है, जैसे आपने HTML पढ़ा हो, HTML क्या होता है, HTML आपको वेब पेज बनाने का एक लैंग्वेज होती है ना। साथ में सेकंड पॉइंट में आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट। थर्ड पे मैंने लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट, है ना। इसके बाद आप देखेंगे थोड़ा सा नीचे तो मैंने सर्वर साइड टेक्नोलॉजीज के बारे में लिखा हुआ है, PHP के बारे में, मतलब जो आपकी PHP होती है वो सर्वर साइड टेक्नोलॉजी यूज होती है। अब आप देखेंगे यहाँ पे CGI लिखा है, पर्ल लिखा है, साथ में XML लिखा हुआ है, MySQL आपने डेटाबेस के लिए आप यूज करते हैं, फिर आपने अपाचे यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं आपके लिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इंटरनेट के बारे में। देखो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आप एक्सप्लेन करें इंटरनेट कॉन्सेप्ट, और ऐसे भी आ सकता है व्हाट इज इंटरनेट। देखिए डेफिनेशन में लिखा है, द इंटरनेट इज अ वास्ट नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। ये क्या होता है, एक नेटवर्क होता है जो पूरे वर्ल्ड से जो कंप्यूटर्स होते हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं थ्रू अ इंटरनेट। उससे आप करेंगे क्या, आप कुछ पीपल्स होते हैं जो उसमें इंफॉर्मेशन को और कम्युनिकेशन को करते हैं, कहीं भी मतलब किसी भी प्लेस पे बैठ के आप अपना डेटा शेयर भी कर सकते हैं और आप आपस में बात भी कर सकते हैं। तो उसे आप क्या बोल रहे हैं, इंटरनेट बोल रहे हैं। तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको भी लिख के आ सकते हैं एग्जाम में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, एक्सप्लेन सम फीचर्स ऑफ जावा, जावा के कुछ फीचर्स आपको बताने हैं। तो यहाँ पे आप देखने को मिल रहा होगा आपको बेसिक फीचर्स ऑफ जावा, है ना। फर्स्ट आपको फीचर्स देखने को मिल रहा होगा सिंपल। अच्छा, सिंपल क्या है, क्योंकि ये ना इजी टू लर्न है, जल्दी से समझ आ जाती है। सेकंड पॉइंट, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मतलब इसमें जो भी काम होता है वो सारा क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से ही होता है। थर्ड थिंग, यहाँ पर आपका जो प्लेटफॉर्म होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे JVM आपका काम कर रहा होता है, क्योंकि आपका जो कोड होता है मेनली वो क्या होता है, वो आपका बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। और बाइट कोड जो होता है वो वर्चुअल मशीन जो आपकी होती है, JVM जो होता है, वो उस कोड को किसी भी प्लेटफॉर्म पे चला सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आपका आता है रोबस्ट। फिर आपका जो फिफ्थ पॉइंट आता है वो सिक्योर होता है, इसमें कोई पॉइंटर का कॉन्सेप्ट नहीं आता है, इसीलिए सिक्योर भी रहता है। पोर्टेबल होता है, क्योंकि किसी भी आप प्लेटफॉर्म पे जाके इसको रन कर सकते हैं। मल्टी थ्रेडिंग का इसमें कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल जाता है। फिर आपको डायनेमिक आपको कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे, मतलब ये एक डायनेमिक लैंग्वेज है, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फिर लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका गार्बेज कलेक्टर। अच्छा, नॉर्मली गार्बेज कलेक्टर होता क्या है, आप फॉर एग्जांपल आप किसी चीज को कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करते हो, बहुत टाइम से यूज नहीं कर रहे हो, या फिर आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया उसका बहुत लंबे टाइम से आप यूज नहीं कर रहे हो, तो कंप्यूटर से क्या मान लेता है कि ये आपका गार्बेज है ना। गार्बेज नॉर्मली कूड़े को बोला जाता है, कि आपका गार्बेज है, वो ऑटोमेटिकली उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देता है ना। तो ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जावा का। यहाँ पे आपको ना कुछ डेटा टाइप के बारे में है, यहाँ पे लिखा है डिस्कस डेटा टाइप इन जावा। अच्छा, जावा में जो डेटा टाइप होते हैं नॉर्मली वो दो तरह के होते हैं, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप, एक होते हैं रेफरेंस डेटा टाइप। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं वो लाइक आपने पहले भी पढ़े होंगे, C++ में भी, अगर आप C++ पढ़ के आएंगे तो वहां पे भी आपने पढ़ा होगा। ये कुछ होते हैं बाइट, शॉर्ट, इंट, फ्लोट, डबल, बुलियन और कैर। ये सारे डेटा टाइप्स आपने पहले से पढ़े होंगे। तो ये सारे कौन से होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। अच्छा, ये प्रिमिटिव इनको क्यों बोला जाता है, क्योंकि बिल्ड इन डेटा टाइप्स होते हैं, पहले से ही प्री डिफाइन रहते हैं सिस्टम के अंदर। अच्छा, कुछ आपके होते हैं रेफरेंस डेटा टाइप। रेफरेंस डेटा टाइप जैसे आपने एरे देखा होगा, ऑब्जेक्ट देखा होगा, इंटरफेसेस देखा होगा, एनम देखा होगा, ये सारे क्या होते हैं, जब आप इनका यूज करेंगे, जब आप इनका यूज करेंगे तभी आप इसको बनाते हैं, तो इसीलिए इनको रेफरेंस डेटा टाइप बोला जाता है। आगे आप देखेंगे कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। अच्छा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, मोस्टली पेपर में पूछा ही जाता है बार बार, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से याद कर लेंगे हम लोग। पहला देखें, पहले पॉइंट में आपको लिखा हुआ है इनहेरिटेंस इन जावा इज अ मैकेनिज्म इन विच वन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ द पेरेंट ऑब्जेक्ट। कहने का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स हैं,
और आपके अंदर उनकी प्रॉपर्टीज आ गई हैं। मतलब आपने आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं। आपकी फैमिली में आपकी दादी, नानी या फिर आपकी मम्मी एक सिंपल सी लैंग्वेज बोलती होंगी कि इस बच्चे की, मतलब जो भी न्यू बॉर्न बेबी होता है फैमिली में, कि इस बच्चे का जो सर है, जो आंखें हैं, जो नाक है, वो मामा पे गया है, नानी पे गया है, मम्मी पे गया है, पापा पे गया है। तो कहने का मतलब वो जो बच्चा है, वो जो प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहा है, वो किससे कर रहा है? अपने पेरेंट्स से कर रहा है, पेरेंट्स के पेरेंट्स से कर रहा है, दादी से कर रहा है, नानी से कर रहा है ना। उन सबसे पेरेंट की प्रॉपर्टीज किस में आ रही है? बच्चे में आ रही है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है सब क्लास का, जिसे आप चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे सुपर क्लास का, जिसे आप पेरेंट क्लास बोलते हैं। अभी इसके कुछ टाइप्स होते हैं। पहला जो टाइप होता है वो होता है सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है? देखिए, यहाँ पर एक क्लास बनी हुई है, क्लास ए, और यहाँ पर एक क्लास बनी हुई है बी, है ना। यहाँ पर ये जो क्लास है, ये कौन सी क्लास है? बेस क्लास इसे आप बोल सकते हैं, या फिर आप इसे पेरेंट्स क्लास बोल सकते हैं। ये वाली क्लास कौन सी है? ये चाइल्ड क्लास है। अभी आप देखेंगे यहाँ पर आपकी एक ए के पास जो प्रॉपर्टीज हैं वो बी ने इनहेरिट कर ली है ना। तो यहाँ पे सिंगल इनहेरिटेंस हुए हैं, एक से एक में ही प्रॉपर्टी इनहेरिट हुई है। आगे आप देखेंगे, आगे लिखा हुआ मल्टीपल इनहेरिटेंस, है ना। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है? यहाँ पर जो आपकी बेस क्लासेस होती हैं वो एक या एक से ज्यादा या दो, तीन, मतलब काफी सारी हो सकती हैं। और जो ड्राइव क्लास होगी आपकी, जो चाइल्ड क्लास होगी, वो सिर्फ एक रहेगी, है ना। मतलब जो बेस क्लासेस होंगे वो बहुत सारी होंगी, और जो ड्राइव क्लास होगी सिर्फ एक होगी। आगे हम बात करते हैं हायरार्किकल इंटरफेस के बारे में। हायरार्किकल इंटरफेस क्या होता है? यहाँ पर आपकी जो बेस क्लास होती है वो सिर्फ एक रहती है, और जो आपकी ड्राइव क्लास होंगी वो बहुत सारी होंगी। देखो, यहाँ पर आपको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस देखने को मिलेगा। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होता क्या है? नॉर्मली आप यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले बेस क्लास बनाई आपने ए, फिर उसकी चाइल्ड क्लास बनाई बी, और उसकी भी आपने चाइल्ड क्लास बनाई सी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप इसे बेस क्लास मानेंगे, इसके लिए ये चाइल्ड क्लास है, फिर इसके लिए यहाँ पर ये वाली बेस क्लास है। कहने का मतलब सी के लिए बी बेस क्लास है और बी के लिए ए बेस क्लास है। यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं, ये आपकी दादी हो गई, है ना, ये आपके फादर हो गए, और यहाँ पर आप हो गए। तो आपकी दादा दादी की प्रॉपर्टी किसके अंदर इनहेरिट हुई है? फादर के अंदर। फादर से आपके अंदर इनहेरिटेंस हुआ है। आगे बात करते हैं। आगे आपने एक चीज देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस में होता क्या है कि आपकी जो इनहेरिटेंस वाली प्रॉपर्टीज होती हैं वो एक से ज्यादा से आती हैं। लाइक आप एक चीज देख रहे होंगे, अगर मैं इधर से इस डायग्राम को देखता हूँ तो मुझे देखने को मिलता है कि यहाँ पर मल्टी लेवल हो रहा है ना, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो रहा है। बट अगर मैं यहाँ पर देखूं, यहाँ पर, तो यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस है। इधर आप देखेंगे तो इधर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, इधर से आप देखेंगे तो मल्टीपल इनहेरिटेंस है। तो यहाँ पर दो इनहेरिटेंस मिलकर एक डायग्राम को बना रहे हैं, मतलब एक इनहेरिटेंस को बना रहे हैं। तो यही होता है आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस। आगे हम बात करेंगे पैकेजेस की। पैकेजेस क्या होते हैं जावा के अंदर? अच्छा, नॉर्मली पैकेजेस होते क्या हैं? ये एक मैकेनिज्म है जो इनकैप्सुलेट कर देता है ग्रुप ऑफ क्लासेस या फिर इनहेरिटेंस या फिर सब पैकेजेस। मतलब आपने कैप्सूल देखा होगा, कैप्सूल के अंदर बहुत सारी दवाइयाँ क्या होती हैं, उनके अंदर डाल दी जाती है और उसको फिर कवर कर दिया जाता है। तो ये क्या करता है पैकेज, जो बहुत सारी क्लासेस का ग्रुप है या इंटरफेसेस का ग्रुप है या फिर आपके सब पैकेजेस का ग्रुप है, उनको एक, मतलब उनको कैप्सुलेट कर देता है नॉर्मली। और आप क्या बोल सकते हैं इसके बारे में कि ये क्या करता है? ये एक वे है सेपरेट करने का, किस चीज को? डिजाइन और कोडिंग को। ठीक है, ये दो तरह का होता है। फर्स्ट यूजर डिफाइंड पैकेज, सेकंड बिल्ड इन पैकेज। अब कंपैरिजन करते हैं। एक क्वेश्चन आया था अभी कुछ टाइम पहले, ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या है कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग में डिफरेंस बताना है। तो फर्स्ट देखिए, उप्स में अगर आप डिफरेंस देखेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो इट्स ऑल आर द फीचर्स ऑफ उप्स। ये उप्स बेस्ड है। अच्छा, उप्स क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। इधर आप देखेंगे तो इधर लिखा है इट सपोर्ट्स द यूजर्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इनकैप्सुलेशन।
यहाँ पर आप जो सपोर्ट करेगा ये सिर्फ ऑब्जेक्ट और इनकैप्सुलेशन को करेगा, यहाँ पे सारे ओप्स के कॉन्सेप्ट फुलफिल करेगा। सेकंड में आपसे बोला जा रहा है कि इट सपोर्ट्स इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। जो आपका OOP होगा वो क्या करेगा, वो इनहेरिटेंस को भी सपोर्ट करेगा और पॉलीमॉर्फिज्म को भी सपोर्ट करेगा। सेकंड साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म दोनों को ही सपोर्ट नहीं करता है। फिर थर्ड पॉइंट में आप देखेंगे इट सपोर्ट्स बिल्ड इन ऑब्जेक्ट्स। इधर आपको जो बिल्ड इन ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको सपोर्ट नहीं करेगा। इधर आप देखेंगे ये जो एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं यहाँ पे C#, Java, VB.NET are the examples of object oriented language। और इधर आप देखेंगे JavaScript, VB are the examples of object based languages। अच्छा, यहाँ पर मैंने फीचर्स लिख दिए हैं, इसीलिए यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के बारे में लिखा हुआ था, तो मैंने यहाँ पे फीचर्स लिख दिया। उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स आते हैं। पहला आपका फीचर्स आता है इनहेरिटेंस, अभी मैंने आपको पढ़ाया है। फिर आपका आता है पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, नॉर्मली पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एक ही इंसान की बहुत सारी प्रॉपर्टीज, लाइक आप मान सकते हैं कि आपके फादर और आपके फादर एक ही टाइम में आपके फादर भी हैं, एक ब्रदर भी हैं अपने भाई के लिए, एंड आपकी मम्मी के लिए आपके हस्बैंड है ना। और किसी कंपनी में अगर वो काम करते हैं तो वहाँ के वो एम्प्लॉय हैं, और अगर वो एक टीचर हैं तो वो एक टाइम में टीचर भी है, मतलब उनके पास एक ही टाइम में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। यही प्रॉपर्टीज क्या कहलाती हैं, पॉलीमॉर्फिज्म कहलाती हैं। फिर आपका आता है डेटा हाइडिंग और इनकैप्सुलेशन। अच्छा, इनकैप्सुलेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है कैप्सूल। आपने नॉर्मली डॉक्टर के पास जाते होंगे आप दवाई लेने के लिए, तो वहाँ पे आपको कैप्सूल देखने को मिलता है ना, डॉक्टर दवाई में कैप्सूल लिख के दे देता है। तो कैप्सूल में होता क्या है, आपके बाहर से कवरिंग हो रखी होती है और इंटरनली उस कैप्सूल के अंदर बहुत कुछ होता है ना। तो वो आपसे मतलब कुछ चीजें छिपा ली जाती हैं और कुछ चीजें आपको दिखाई जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर ओवरलोडिंग का एक कॉन्सेप्ट है और रीयूजेबिलिटी। आप जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं तो वहाँ पर रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट मोस्टली टाइम सिखाया जाता है। आगे आप देखेंगे व्हाट इज एक्सेप्शन। अच्छा, ये क्वेश्चन ना मोस्टली टाइम पेपर में आता है। 2017 to 18 भी आया है, 18 to 19 भी आया है, 19 to 20 में भी ये क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड। अच्छा, ये क्वेश्चन में ना बहुत कुछ घुमा के देता है। मैंने यहाँ 3 टाइप इसके लिखा हुआ है, जैसे व्हाट आर एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन क्या है, हैंडल कैसे करेंगे, ट्राई, कैच, थ्रो और फाइनली का कुछ एग्जांपल करके पूछ रहा है। सेकंड क्वेश्चन में एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में पूछ रहा है। थर्ड में सेम क्वेश्चन को, जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसी को थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा है। अच्छा, एक्सेप्शन होता क्या है। अच्छा, एक्सेप्शन ऐसा एक इवेंट होता है जो अनएक्सपेक्टेड और अनवांटेड होता है। कहने का क्या मतलब है, लाइक मैं आपको एग्जांपल से इसको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप एटीएम मशीन को यूज करते हैं, तो एटीएम मशीन में जब आप जाते हैं तो क्या होता है, वहां पर आप अगर पेमेंट को विड्रॉल कर रहे हैं तो विड्रॉल करते हुए आपकी जो पेमेंट की स्लिप है वो निकलेगी या नहीं निकलेगी, इससे आपके पेमेंट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऐसे इवेंट्स जहां पर आपको लगता है कि यहाँ पर आपका कंट्रोल ऑफ फ्लो किसी भी प्रोग्राम का वो बिगड़ सकता है, उसे आप क्या बोल रहे हो, एक्सेप्शन बोल रहे हो। जैसे कि अगर आप कैलकुलेटर में आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो या तो वहां पे एरर लिखा हुआ आता है या लिखा आता है कांट डिवाइड बाय 0, ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है। तो ये क्या है, एक्सेप्शन है। अच्छा, इसको हैंडल करने का क्या ऑप्शन है आपके पास, आप या तो ट्राई कैच का यूज करें या ट्राई कैच फाइनली का यूज करें। ठीक है, ये सारे इसके कॉन्सेप्ट्स हैं। आगे देखो, यहाँ पे मैंने ट्राई के बारे में लिखा हुआ है इधर, फिर मैंने कैच के बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे थोड़ा सा आगे जाके तो मैंने फाइनली के बारे में लिखा हुआ है, थ्रो के बारे में लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आ रहा है जिसके बारे में मोस्टली मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन पूछा ही जाने वाला है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेन एप्लेट विद इट्स लाइफ साइकिल। कंपेयर करना है आपको HTML के साथ। एप्लेट में लिखा हुआ है एप्लेट इज अ जावा प्रोग्राम दैट कैन एम्बेडेड इनटू अ वेब पेज। वेब पेज में एम्बेडेड कर सकते हैं आप इसे, ये एक जावा का प्रोग्राम होता है। और दूसरा, अगर इसको आपको रन करना है तो ये वेब ब्राउजर पर रन हो सकता है और जो वर्क होगा वो क्लाइंट साइड की साइड ही करेगा। थर्ड पॉइंट में आप देख सकते हैं, अगर आप एप्लेट का यूज करते हैं तो मोस्टली डायनेमिक और एंटरटेनिंग आप पेज को बना सकते हैं। और आपको ये जो रन होगा ये या तो आप वेब ब्राउजर के अंदर रन करेंगे या एप्लेट व्यूअर के अंदर आप इसे रन करेंगे।
और एक इसके लिए ना एक सब क्लास होती है जावा डॉट एप्लेट डॉट एप्लेट। यहाँ पर एक एप्लेट का स्मॉल में लिखा हुआ है फर्स्ट ए, और दूसरे वाले का ए एक कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जावा डॉट एप्लेट क्लास है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लाइफ साइकिल लिखा हुआ। अच्छा, कोई भी लाइफ साइकिल आप देखेंगे, आप सर्वलेट की भी लाइफ साइकिल देखेंगे, एप्लेट की लाइफ साइकिल देखेंगे, तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको सबसे पहला जो फंक्शन होता है वो होता है इनिट फंक्शन। अच्छा, ये क्या करता है, ये नॉर्मली किसी भी चीज को इनिशियलाइज करता है। फिर आपका सेकेंड ऑप्शन आता है स्टार्ट। स्टार्ट क्या करता है, ये एक सिस्टम कॉल होती है, ब्राउजर कॉल होती है, जो मतलब कॉल हो जाती है ऑटोमेटिकली। इसके बाद आप देखेंगे थर्ड पे, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है स्टॉप, फिर आपका डिस्ट्रॉय और पेंट। ये डायग्राम आप ध्यान से पढ़ के जाएंगे। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो एप्लेट के बारे में लिखा है, एप्लेट इज अ जावा प्रोग्राम, और यहाँ पे लिखा हुआ है HTML इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा, यहाँ पर आप थोड़ा सा डिफरेंसेस को पढ़ के जाएंगे, इन डिफरेंसेस को। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर मैंने कुछ एडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स ऑफ एप्लेट लिखा हुआ है। कुछ एडवांटेजेस यहाँ पे लिखा है, जैसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सेफ एंड सिक्योर आपका होता है ये। सेकेंड आपका क्या होता है, इंटरेक्टिव फॉर यूजर्स होता है। अच्छा, यहाँ पे आप कुछ ड्रॉबैक्स भी देख के जाएंगे। एक ये आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख के जाएंगे, AWT क्या है। AWT की फुल फॉर्म होती है एब्स्ट्रैक्ट विंडोइंग टूल किट। पेपर में अगर आता है तो सिंपल लिखा आएगा AWT क्या होता है। और AWT प्रोवाइड क्या करता है, यहाँ पे लिखा हुआ है AWT इज अ लाइब्रेरी ऑफ क्लास विच प्रोवाइड्स GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टूल्स टू डेवलप GUI एप्लीकेशन और एप्लेट। अच्छा, ये इसका एक बहुत पॉपुलर सा डायग्राम है, इसको आप याद करके जाएंगे। मतलब यहाँ पर कंपोनेंट में आप देख सकते हैं बटन बना हुआ है, लेबल बना हुआ है, चेक बॉक्स बना हुआ है, चॉइस बना हुआ है, लिस्ट बना हुआ है, कंटेनर बना हुआ है, और साथ में यहाँ पर आपको कुछ कंटेनर क्लासेस भी देखने को मिलेंगे नीचे की साइड, यहाँ पे आप देखेंगे तो। ठीक है, तो इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देख के जाएंगे। आगे यहाँ पर AWT के कुछ कंट्रोल्स आपको दिखेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें आप बटन यूज करते हैं, चेक बॉक्स यूज करते हैं, आप चॉइस यूज करते हैं, लिस्ट यूज करते हैं, लेबल यूज करते हैं, स्क्रॉल बार यूज करते हैं, टेक्स्ट फील्ड यूज करते हैं, टेक्स्ट एरिया यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें आप इसमें यूज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं वेब टेक्नोलॉजी में यूनिट सेकंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपसे HTML के लिस्ट के बारे में पूछा जा रहा है, और साथ में क्या पूछा जा रहा है कि कितने टाइप की आपकी लिस्ट होती है और उसका आपको एग्जाम्पल बताना है। सबसे पहले आप इसमें क्या कीजिए, आप HTML के बारे में बताइए। HTML stands for Hypertext Markup Language, which is most widely used language on web to develop web pages। क्या सिंपल से आपको बताना है कि जो HTML होता है वो स्टैंड करता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को, और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेज है ओवर द वेब। फिर आप क्या बता सकते हैं, यहाँ पे आपको बताना है टाइप्स ऑफ लिस्ट। टाइप ऑफ लिस्ट में सबसे पहली जो लिस्ट आपकी यहाँ पे लिखी हुई है वो लिखी हुई है अनऑर्डर्ड लिस्ट। क्या अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है? अच्छा, सबसे पहले आप ये देखेंगे कि अनऑर्डर्ड लिस्ट ना जब स्टार्ट करते हैं तो वो UL टैग से स्टार्ट होती है, ठीक है, और उसको अगर आपको एंड करना है तो एंड आप किससे करेंगे, आप ये स्लैश का ऑप्शन यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसमें, तो UL टैग को आपको स्टार्टिंग टैग भी लगाना पड़ता है और एंडिंग टैग भी लगाना पड़ता है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक टैग देखने को मिलता है li, जो यूज होता है आपका लिस्ट के लिए। अभी आप यहाँ पर एक चीज देख रहे होंगे, li टैग के अंदर आपको 3 प्रॉपर्टीज देखने को मिल रही हैं, फिल अराउंड, सर्कल और स्क्वायर। ये कुछ प्रॉपर्टीज होती है। जैसे आपका आउटपुट फॉर एग्जांपल आपका आता है फिल अराउंड, तो आपको एक डॉट मिलेगा, जैसा मैंने यहाँ पे ये एक डॉट बनाया है, ऐसा डॉट आपको देखने को मिलेगा, और इस डॉट के अंदर मतलब जो सर्कल होगा वो फिल्डेड रहेगा। अब अगर एक सर्कल आप ऐसा बनाते हैं लाइक इस टाइप का, तो ये क्या होता है, इसमें आपके अंदर फिल्डेड नहीं होता है ना। तो अगर आपको इस टाइप का सर्कल चाहिए या फिर आपको स्क्वायर चाहिए, आपकी जो लिस्ट स्टार्ट हो उससे पहले स्क्वायर बन के आए, तो आप कौन से वाला टाइप यूज करेंगे, आप li का स्क्वायर वाला टैग यूज करेंगे, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर li टैग को आप ओपन तो कर देते हैं, मतलब जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे
देखो यहाँ पर आपको जो यूएल टैग है वो स्टार्ट भी करना पड़ता है और एंड भी करना पड़ता है, बट एलआई टैग में ये नहीं है। एलआई टैग को अगर आपने स्टार्ट कर दिया है तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि नेसेसरी नहीं है कि आपको इसको क्लोज भी करना है। अब यहाँ पे आप एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे यूएल टाइप में लिखा है फील्ड अराउंड, और फिर क्या लिखा है, एक लिस्ट बनाई है। पहला आपने क्या डाला हुआ है, लिखा हुआ है कंप्यूटर साइंस, फिर लिखा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर आपने लिखा है एमसीए, फिर लिखा है इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर लिखा है मैकेनिकल, फिर लिखा है सिविल। आपने ऐसे सब कुछ लिखा हुआ है। अब आप अगर इसका आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट में देखो यहाँ पे मैंने क्या यूज किया था, फिल अराउंड। तो फिल अराउंड मैंने जब यहाँ पे यूज किया तो आपके सबके सामने जो सर्कल बन के आ रहा है वो फिल्डेड सर्कल है। उसके बाद आपकी सेकंड लिस्ट होती है जिस लिस्ट को आप बोलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। अच्छा, ऑर्डर्ड लिस्ट पे क्या क्या होता है, पहला ये स्टार्टिंग टैग है और ये वाला आपका एंडिंग टैग है। ये आपने यूएल टैग में भी देखा था, यहाँ पे भी ये सेम है। आप ओएल टैग को अगर स्टार्ट करेंगे तो आप ओएल टैग का एंड भी करेंगे। सेकंड, यहाँ पर भी जो आप लिस्ट बनाएंगे वो जो लिस्ट आपकी होगी वो एल आई टैग से स्टार्ट होगी। अच्छा, एल आई टैग को स्टार्ट कर देते तो एंड करना है या नहीं करना है ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है। यहाँ पे आपके थर्ड पार्ट में क्या आता है, ओएल। ओएल के ना एक तो टाइप होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको टाइप बताया था। पहला जो टाइप था अनऑर्डर लिस्ट में वो क्या था, फील्ड अराउंड। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ टाइप होते हैं, जैसे आपको जो नंबरिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि ये ऑर्डर्ड लिस्ट है। ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या देखने को मिलेगा आपको, या तो नंबर्स मिलेंगे 1, या फिर आपको अल्फ़ाबेट्स मिलेंगे, या फिर आपको कैपिटल लेटर्स देखने को मिलेंगे। तो आपको ऐसे कुछ लिस्ट अगर बनानी है जिसमें आपको ऑर्डर्ड से कुछ लगाना है, नंबर वाइज या फिर आपको अल्फ़ाबेट वाइज, तो आप किसका यूज़ करेंगे, आप ऑर्डर लिस्ट का यूज़ करेंगे और उसके अंदर भी एक टाइप डालेंगे। लाइक अगर आपको नंबर यूज़ करना है तो आप 1 लिख देंगे, आपको आप अल्फ़ाबेट यूज़ करना है तो आप कैपिटल ए या स्मॉल ए लिख देंगे। तो ये सारे इसके टाइप्स होते हैं। अच्छा, साथ में आपको क्या करना पड़ता है, अगर आपको कोई भी सीक्वेंस आपको स्टार्ट करना है, लाइक आपको 1 से स्टार्ट ना करके आपको 3 या फिर 5 से स्टार्ट करना है, तो आप डायरेक्टली उसके अंदर यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है, मैंने स्टार्ट में वैल्यू दी है 3। तो मतलब जो मेरा आउटपुट होगा उसका जो स्टार्टिंग जो नंबर होगा वो क्या होगा, 3 होगा। यहाँ पे आप नीचे देख भी सकते हैं, मैंने आउटपुट में लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने क्या लिखा हुआ है, 4 और फिर 5 और फिर 6। कहने का मतलब क्या है, मैंने स्टार्ट किया था इसको, है ना। स्टार्ट किससे किया था, मैंने 3 से स्टार्ट किया था, और यहाँ पर जो मेरा आउटपुट आ रहा है वो भी 3 से आ रहा है। थर्ड पे आती है आपकी डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट में होता क्या है, देखो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग देखने को मिल रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो डेफिनेशन लिस्ट है उसके 2 पार्ट आपको देखने को मिल रहा है। पहला डीटी जिसको आप बोलते हैं डेफिनेशन टर्म, और फिर सेकंड आपको मिल रहा है डीडी डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। अच्छा, ये बनाई कैसे जाती है, देखो एग्जांपल में आप देखो, सबसे पहले मैंने डीएल लिखा, इससे पता क्या चला कि मेरी डेफिनेशन लिस्ट स्टार्ट होने वाली है। फिर आपने लिखा डीटी मतलब डेफिनेशन टर्म, उसके अंदर आपने लिखा डीबीएमएस। अच्छा, उसके बाद आपने क्या लिख दिया है, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। अब आपने डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन लिखा है, इसका मतलब क्या है कि सबसे ऊपर सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, लिखा हुआ डीबीएमएस, क्योंकि आपने पहले आपने डीटी के अंदर डिस्क्राइब किया है डीबीएमएस। तो उसके बाद आपने डीडी के अंदर क्या डिस्क्राइब करा है, आपने करा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली पेपर में पूछा जाता है, तो आप इसको प्रिपेयर करके जा सकते हैं। सेकेंड, यहाँ पे क्वेश्चन आपका आता है डिफाइन एचटीएमएल टैग। हालांकि ये जो आपने टैग्स ऊपर यूज करे हैं अभी, डी एल डी टी डी डी, ये सारे टैग्स एचटीएमएल के ही हैं। बाकी आप क्या कर सकते हैं, आप और भी टैग्स याद कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, जो एचटीएमएल के टैग्स होते हैं वो किस लिए यूज होते हैं, वो आपका जो डॉक्यूमेंट होता है उसको डायरेक्टली एम्बेडेड करने के लिए आपके वेब पेज पर, इस चीज़ के लिए आपका एचटीएमएल टैग यूज किया जाता है। यहाँ पे देखिए एचटीएमएल टैग्स के 2 टाइप होते हैं। पहला होता है आपका पेयर्ड टैग और दूसरा होता है आपका सिंगुलर टैग। आप पेयर टैग को देखें पहले। देखिए मैंने यहाँ पे बोला है पेयर टैग में क्या होता है, आपका ओपनिंग टैग होता है और फिर क्लोजिंग टैग होता है। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बोला था कि आप क्या कर सकते हैं, जो आपका यूएल है अनऑर्डर लिस्ट है या ओएल है ऑर्डर्ड लिस्ट है, उसका आप स्टार्ट भी करेंगे और एंड भी करेंगे। आप
उन्हीं टैग का यूज़ कर सकते हैं जिनको ओपनिंग टैग का यूज़ भी किया जाता है और क्लोजिंग टैग भी यूज़ किया जाता है। जैसे अगर आप li का यूज़ कर रहे थे तो मैंने वहाँ पे बोला था कि li का टैग जब आप यूज़ करेंगे तो li के टैग के साथ आप उसको क्लोजिंग करेंगे, ये नेसेसरी नहीं है। अच्छा, ऐसी जो टैग्स होती हैं जो नेसेसरी नहीं होती हैं, जिनका एंडिंग टैग यूज़ नहीं किया जाता है, वो क्या होती हैं आपकी मोस्टली सिंगुलर टैग होती है। सिंगुलर टैग जो आपका होता है वो स्टैंड अलोन टैग होता है, इनके पास कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है। अगर आप इसका एग्जांपल देखना चाहते हैं तो बी आर ब्रेक, अगर आप ब्रेक लाइन को ब्रेक करना चाहते हैं तो आप बी आर का यूज़ कर सकते हैं। साथ में मैंने यहाँ पे और भी अदर टैग्स मैंने यहाँ पे यूज़ करे हुए हैं, अगर आप उन्हें पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। जैसे टाइटल, अगर आप टाइटल की बात करें तो आपने एक चीज़ देखा होगा, जो आपका ब्राउज़र विंडो होता है उसका जो टाइटल बार होता है वहाँ पर आपका ये जो टाइटल में आप लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है क्वांटम पेज, तो आपको ये ओपनली वहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा क्वांटम पेज। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पे फुटर का यूज़ कर सकते हैं। इससे अलग आप पैराग्राफ ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप पैराग्राफ के लिए पी टैग का यूज़ करते हैं और उसको ओपनिंग भी करते हैं और उसका क्लोजिंग टैग भी यूज़ करते हैं, यहाँ पर आप पैराग्राफ टैग भी यूज़ कर सकते हैं, लाइन ब्रेक का यूज़, बी आर का यूज़ कर सकते हैं, डिव का यूज़ कर सकते हैं। आप बहुत सारे और भी कमांड्स देख सकते हैं, एक बार आप इन्हें भी पढ़ के चले जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है एक्सप्लेन फ्रेम इन HTML विद एग्जाम्पल। अच्छा, फ्रेम क्या होता है? देखिए, ये आपकी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपकी ये पूरा स्क्रीन है ना, लैपटॉप की ये स्क्रीन है आपकी, और इसे आप क्या मान लें कि ब्राउज़र की स्क्रीन है, मतलब आपने एक ब्राउज़र ओपन करा हुआ है। अब आप क्या करना चाहते हैं, उसके मल्टीपल सेक्टर्स करना चाहते हैं। मल्टीपल सेक्टर्स के से क्या मतलब होता है? देखिए, फॉर एग्जांपल ये आपकी स्क्रीन है और इस स्क्रीन को आप काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। लाइक मैं यहाँ पे 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका एक अलग फ्रेम बन गया, ये आपका अलग फ्रेम बन गया, ये आपका अलग फ्रेम बन गया, मतलब 3 फ्रेम आपके यहाँ पे बन चुके हैं। अब आप इसको रो वाइज भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इन्हें ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं। लाइक मैं दोबारा डायग्राम बना देता हूँ। देखिए, आप स्क्रीन को ऐसे भी कट कर सकते हैं, है ना। इस टाइप से भी आप 3 विंडोज आप यूज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर आप PDF देख रहे हैं और नीचे वाले में आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने डाउनलोडिंग लगाई हुई है। ठीक है, यहाँ पे आपने डाउनलोडिंग लगाई हुई है और नीचे वाले में आपने क्या किया हुआ है, नीचे वाले में आप कोई वीडियो देख रहे हो। यहाँ पर आप वीडियो देख रहे हो। अपने स्क्रीन को फ्रेम का यूज करके डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट सेक्शंस में आप क्या कर सकते हैं, इसे डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते हैं, रो वाइज भी कर सकते हैं और कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर आप चाहते हैं, आप अपनी स्क्रीन को ऐसे डिवाइड करना चाहते हैं, तो आप अपनी स्क्रीन को ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर ये अलग एक फ्रेम है, ये अलग एक फ्रेम है, ये अलग एक फ्रेम है। तो आप रो वाइज भी अपनी स्क्रीन को कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रेम में, और आप कॉलम वाइज भी इसको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको अपनी स्क्रीन को फ्रेम में कन्वर्ट करना है तो आपको फ्रेम टैग का यूज़ करना पड़ेगा, साथ में ओपनिंग टैग का यूज़ भी करना पड़ेगा और इसको आपको क्लोजिंग टैग का यूज़ भी करना पड़ता है। आप रो वाइज भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको अगर इन डेप्थ पढ़ना है तो आप इनको, जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पॉइंट्स आप इन डेप्थ पढ़ सकते हैं। What roles do form play in making web page dynamic? कहने का क्या मतलब होता है? देखो, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी जब आप वेब पेज यूज़ करते हैं या फिर आप वेब ब्राउज़र में कोई पेज को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं, है ना। एडवर्टाइजमेंट भी कैसे आते हैं, एक छोटी सी स्क्रीन खुल के आती है, उसे मतलब फ्रेम में आप सेट करके वो लोग क्या करते हैं, उसको एडवर्टाइज करते हैं। मतलब कोई भी जो भी प्रोडक्ट होता है या फिर कोई भी चीज़ आपको सेल करनी है तो उसका आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। कहाँ पे? वेब पेज पे। आपको मोस्टली वेबसाइट्स देखने को मिलेगी जहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ऐड देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपका जो वेब होता है। तो आप इन सारे पॉइंट्स को पढ़ के जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ रोल्स लिखे हुए हैं, तो आप इन दोनों रोल्स को पढ़ के जाएंगे, क्या रोल प्ले करता है ये वेब पेज, डायनेमिक वेब पेज को बनाने के लिए। ठीक है, अब आपका थर्ड क्वेश्चन आता है, व्हाट इज CSS। अच्छा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे क्योंकि ये मोस्टली टाइम पेपर में पूछा जाता है, इसीलिए मैं कुछ पॉइंट्स आपको पहले ही बता देता हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज CSS, व्हाट आर डिफरेंट वेजेस टू क्रिएट देम एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल। CSS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट्स।
कहने का क्या मतलब हुआ कि आपका जो CSS होता है वो कास्केडिंग स्टाइल शीट्स के लिए स्टैंड करता है। साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्या करेगा आपके लिए, CSS डिस्क्राइब करता है जो HTML के डॉक्यूमेंट्स के जो भी चीज़ें होती है, मतलब जो HTML का पेज है वो आपकी स्क्रीन पर कैसा दिखेगा, या फिर एक पेपर पे कैसा दिखेगा, या फिर किसी अदर मीडिया पर वो पेज कैसा दिखेगा, उसके लिए स्टैंड करता है। ठीक है। सेकंड, ये क्या करता है, आपका बहुत सारा वर्क सेव कर देता है। इट कैन कंट्रोल्स द लेआउट ऑफ मल्टीपल पेजेस ऑल एट वंस। ठीक है, एक बार में बहुत सारे पेजेस के जो कंट्रोल्स होते हैं वो क्या कर देता है, आपके कंट्रोल कर देता है। फिर आपने यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे लिखा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ CSS। आपको कितने टाइप का CSS होता है, आपका 3 टाइप का CSS होता है। पहला होता है इनलाइन CSS, जिसको आप एक ही लाइन में लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक ही लाइन में पूरा CSS लिख दिया, बट ये सिर्फ एक ही लाइन के लिए यूज किया जा सकता है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरनल CSS। अच्छा, इंटरनल CSS किस लिए यूज होता है, देखो यहाँ पर आप एक चीज देख रहे होंगे, यहाँ पर आप जो इंटरनल CSS का यूज कर रहे हैं, उस इंटरनल CSS में क्या कर रहे हो, बहुत सारी लाइंस के लिए यूज कर रहे हो, बहुत सारी मतलब फॉर एग्जांपल आपने हेडिंग 1 कहीं पे यूज करी है और पूरे पेज में आपने वो हेडिंग 1 आपने 500 टाइम्स यूज किया, तो पूरा 500 टाइम्स जितने भी H1 लिखे हुए हैं, हेडिंग 1 लिखा हुआ, उन सब के लिए एक बार में ही आपने डिक्लेयर कर दिया है कि आपको कौन सा कलर लेना है, ब्लू कलर लेना है। फिर आपका आता है थर्ड, एक्सटर्नल CSS। अच्छा, एक्सटर्नल CSS में क्या होता है, एक्सटर्नल CSS में क्या होता है, आपको एक अलग से फाइल बनानी होती है। उस फाइल में आप क्या करते हैं, CSS में लिखना है, जो भी कोडिंग करनी है वो आप एक अलग फाइल में लिख देते हैं और उसको एम्बेडेड कर देते हो किसके साथ, आपके HTML पेज के साथ। आपको मैंने यहाँ पर एक लिंक करके दिखाया हुआ है, ऐसे आप लिंक करते हैं उस पेज को जिस पेज में आपने CSS लिखा है। मतलब जो स्टाइल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कोई एक पेज है, इस पेज में क्या किया गया है, आपकी CSS लिखी हुई है। आगे आपका 6 क्वेश्चन आता है जिसमें लिखा है डिस्क्राइब द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ CSS इन वेब डिजाइनिंग, ऑल्सो डिफ्रेंशिएट क्लास एंड ID सेलेक्टर इन CSS। ठीक है, यहाँ पे आप सेलेक्टर लिख लेना, यहाँ पे सेलेक्टर लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, ये सेलेक्टर है पूरा यहाँ पे। आगे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा है रोल ऑफ CSS। फर्स्ट रोल क्या होता है CSS का, ओवरऑल लुक ऑफ योर वेब पेज और वेबसाइट। मतलब आपका जितना भी पेज का या फिर वेबसाइट का जो भी आपका लुक आ रहा है वो कौन देखेगा, CSS देखेगा। सेकंड, यहाँ पे लिखा है पोजीशन और रिपोजिशन द कंपोनेंट ऑफ वेब पेज। आपने एक चीज देखा होगा, आप स्क्रीन को छोटा बड़ा कर देते हैं तब भी क्या होता है, आपकी स्क्रीन एडजस्टेबल रहती है। तो ये काम भी कौन करता है, CSS करता है। थर्ड में लिखा है अल्टर और कंट्रोल द एवरी एस्पेक्ट ऑफ लेआउट। आप किसी भी लेआउट का यूज करने लग जाएं, आप अपनी स्क्रीन को मोबाइल की स्क्रीन में चेंज कर दें या फिर आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर चलाएं, आपका लेआउट वैसे ही कन्वर्ट हो जाता है। ये भी जो रोल प्ले करता है वो कौन करता है, CSS करता है। तो CSS के कुछ इंपोर्टेंस भी होता है। फर्स्ट इंपोर्टेंस आपका ये है कि क्या करता है, क्विक लोडिंग ऑफ द वेब पेजेस, जल्दी आपका जो वेब पेज होता है वो लोड हो जाता है। सेकंड, ये सेविंग ब्रांडविड्थ करता है। थर्ड, ये कस्टमराइजेशन का काम करता है वेब पेजेस के लिए। और थर्ड, ये क्या करता है, कंसिस्टेंसी को बनाए रखता है, कंप्लीट कंसिस्टेंसी जो होती है वो वेब पेज की, वो ये प्रोवाइड करता है। अच्छा, ID और क्लास सेलेक्टर में क्या डिफरेंस होता है, जो आपका क्लास सेलेक्टर होता है वो एक से ज़्यादा जो एलिमेंट्स होते हैं उन पर काम करता है, और जो ID सेलेक्टर होता है वो आपके सिर्फ एक ही एलिमेंट पे काम करता है। अच्छा, जो आप क्लास सेलेक्टर यूज़ करते हैं तो उसमें आप डॉट का यूज़ करते हैं, मैंने यहाँ पे बना के दिखाया है। आप डॉट लगा के उसका नाम स्पेसिफाइड कर देंगे तो क्या होगा, वो क्लास सेलेक्टर बन जाएगा। अगर आपको ID सेलेक्टर बनाना होगा तो आप हैश का यूज़ करेंगे तो आपका ID सेलेक्टर बन जाएगा। अच्छा, सिंटेक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप दोनों के ही सिंटेक्स देख के जा सकते हैं। आगे मैंने क्वेश्चन लिखा है एक्सप्लेन द रोल ऑफ DTD इन XML और ऑल्सो डिस्क्राइब इट्स टाइप विद एन एग्जाम्पल। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे भी लिखा आ सकता है, डिस्कस वेरियस टाइप ऑफ DTD, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन इन XML, विच टाइप ऑफ DTD इज प्रेफरेबल एंड व्हाई। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट इज DTD, एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ DTDs। फिर आपको यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि सबसे पहले तो आप यही बता सकते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन और DTD डिफाइंस द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन XML डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, ये दो तरह का होता है, पहला आपका इंटरनल DTD और सेकंड आपका जो आप डिक्लेरेशन कर सकते हैं वो एक्सटर्नल DTD। आप इन दोनों के बारे में पढ़ के जाएंगे।
देखिए आप एक बार यहाँ से देख लीजिए, अगर आपको ये नहीं दिख रहा था इसलिए मैंने ये थोड़ा ऊपर कर दिया। आप देखेंगे तो लिखा हुआ है एक्सटर्नल DTD इज प्रेफरेबल बिकॉज दे कैन यूज इन मोर देन वन डॉक्यूमेंट, सो इट इज इजी टू चेंज इन वन एक्सटर्नल DTD रादर देन द चेंजिंग द ऑल इंटरनल DTD फाइल्स। यहाँ पे बोला गया है एक्सटर्नल को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि क्या होता है आप एक फाइल को चेंज कर सकते हैं इजीली। आपने इंटरनल फाइल में कोई चीज़ एम्बेडेड कर दी है तो उसमें क्या होगा, आपको पर लाइन जाके चेक करना पड़ेगा, तो ये एक्सटर्नल DTD प्रेफरेबल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा व्हाट इज XML, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ XML, हाउ इज XML डिफरेंट फ्रॉम HTML, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ XML पार्सिंग। अच्छा, यहाँ पे आप सबसे पहले XML के बारे में बता सकते हैं। XML के बारे में आप क्या बताएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है XML इज सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इंडिपेंडेंट टूल फॉर स्टोरिंग और ट्रांसपोर्टिंग डेटा, मतलब डेटा को स्टोर करने के लिए और ट्रांसफॉर्म करने के लिए इसका यूज किया जाता है। स्टैंड करता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज के लिए, और XML एक मार्कअप लैंग्वेज होती है लाइक HTML। XML डिजाइन की जाती है स्टोर और ट्रांसपोर्ट डेटा, मतलब ट्रांसपोर्ट करने के लिए और स्टोर करने के लिए डेटा को, और ये सेल्फ डिस्क्रिप्टिव होता है। आप यहाँ से इसके सिग्निफिकेंस पढ़ सकते हैं अगर आपको इन डेप्थ में पढ़ के जाना है। साथ में आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको XML और HTML नीचे की साइड अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को क्या मिलेगा, XML और HTML। अच्छा, XML क्या होता है, यहाँ पे लिखा है XML क्या करेगा, आपका जो डेटा होगा है ना उसके बारे में फोकस करते हैं, मतलब डेटा के जो डेप्थ में उसकी नॉलेज होती है डेटा की, उसके बारे में बताता है आपको। और जो HTML होता है वो क्या करता है, वो डेटा को कैसे दिखाना है, कैसे दिखेगा आपका डेटा वेबसाइट के ऊपर, उसके लिए काम करता है। XML इज अबाउट डिस्क्राइबिंग इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे लिखा है XML इज अबाउट डिस्प्लेइंग इन्फॉर्मेशन। एक क्या करता है, डिस्क्राइब करता है इन्फॉर्मेशन को, दूसरा क्या करता है, आपकी डिस्प्ले करता है इन्फॉर्मेशन को। यहाँ पे लिखा है XML टैग्स आर नॉट प्री डिफाइंड, XML के जो टैग्स होते हैं वो प्री डिफाइंड नहीं होते हैं। HTML टैग्स आर प्री डिफाइंड, HTML के जो टैग्स होते हैं आपके प्री डिफाइंड रहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जो डेटा स्टोर किया जाता है सेपरेट फाइल में वो XML फाइल होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है जो डेटा स्टोर किया जाता है इनसाइड दी HTML टैग्स, ये HTML टैग्स के अंदर क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे XML पार्सर के बारे में लिखा हुआ है कि XML जो पार्सर होता है वो यूज किस लिए किया जाता है और क्यों यूज में लिया जाता है। फर्स्ट यहाँ पे लिखा है लोडिंग द एलिमेंट्स ऑफ XML डॉक्यूमेंट, सेकंड एक्सेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ XML डॉक्यूमेंट, थर्ड डिलीटिंग द एलिमेंट्स ऑफ XML डॉक्यूमेंट्स, और फोर्थ आपका पॉइंट आता है चेंजिंग द एलिमेंट्स ऑफ XML डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, यहाँ पर मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डाले हुए हैं, यहाँ पे आप इनके ईयर्स भी देख सकते हैं। मतलब ये ऐसे क्वेश्चंस है, देखो 2019 to 20 में क्वेश्चन आया हुआ है XML से। अच्छा, XML के बारे में बहुत सारा कुछ पूछता है वो, मोस्टली पेपर्स में DTD को डिस्कस कराने के लिए बोलता है और XML को डिस्कस कराने के लिए बोलता है। तो आप XML के बारे में अच्छे से पढ़ के जाएंगे और आप DTD के बारे में अच्छे से पढ़ के जाएंगे। फिर आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक पे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज XML पार्सर। आप XML पार्सर के बारे में पढ़ के जाएंगे। वैसे तो मैंने यहाँ पे लिखा है इज अ सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी, मतलब जो आपका XML पार्सर होता है वो सॉफ्टवेयर की एक लाइब्रेरी होती है और पैकेज हो सकता है वो, जो प्रोवाइड करता है आपको इंटरफेसेस फॉर द क्लाइंट एप्लीकेशन, मतलब क्लाइंट की एप्लीकेशन के लिए वो इंटरफेस प्रोवाइड करता है आपको, जिससे आप XML डॉक्यूमेंट्स पे काम कर सकें। आगे चलते हैं। आगे जो आपका XML पार्सर होता है वो दो तरीके का होता है। पहला होता है डोम, जिसे आप बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये क्या होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है, और साथ में ये जो मॉडल होता है रिप्रेजेंट करता है HTML और XML और अदर रिलेटेड फॉर्मेट्स, मतलब XML और HTML के जैसे जो फॉर्मेट्स होते हैं उनके लिए ये काम करता है। यहाँ पे इसके कुछ एडवांटेजेस लिखे हुए हैं, डिसएडवांटेजेस लिखे हुए हैं, इनको आप पढ़ के जा सकते हैं, इजी से लिखे हुए हैं। उसके बाद आपका सेकंड जो आपका होता है XML पार्सर वो होता है SAX। SAX जो स्टैंड करता है वो करता है सिंपल API फॉर XML, और जो ये वर्क करता है वो डायरेक्टली XML के साथ करता है। डोम जो वर्क करता है वो HTML और XML के साथ करता है, जो SAX होता है वो किसके साथ वर्क करता है, XML के साथ। अच्छा, सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है ये इवेंट ड्रिवन एप्लीकेशन होता है।
एंड थर्ड पॉइंट में आपका लिखा हुआ है ये जो कंट्रोल ऑफ इवेंट्स स्पेसिफाई किए जाते हैं बाय द प्रोग्रामर और एंड हैंडल्स द सिचुएशन। यहाँ पे इन तीनों पॉइंट्स को आप पढ़ के जाएंगे, एडवांटेजेस पढ़ के जाएंगे कि सिंपल और मेमोरी इफिशिएंट होता है। हालांकि ऊपर वाला भी मेमोरी इफिशिएंट होता है, नीचे वाला भी मेमोरी और साथ में सिंपल और मेमोरी इफिशिएंट रहता है। यहाँ पे लिखा है ये कंपैरेटिवली स्लो होता है अदर पार्सल्स के थ्रू, यहाँ पे लिखा है ये फास्ट होता है। साथ में आप इसके डिसएडवांटेजेस भी पढ़ लेंगे। आगे आपका क्वेश्चन है व्हाट इज एक्सएमएल स्कीमा। तो आप एक्सएमएल स्कीमा के बारे में यहाँ से पढ़ के जा सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है क्योंकि वो मोस्टली टाइम क्या पूछता है, तो आपसे डीटीडी पूछता है या फिर एक्सएमएल स्कीमा के बारे में पूछता है। अच्छा, जितने भी मैंने आपको आज क्वेश्चंस कराए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे यूनिट सेकंड से, मोस्टली टाइम यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं वेब टेक्नोलॉजी के यूनिट थर्ड के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आजकल एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, हाउ इट वर्क्स, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। मतलब आपको यहाँ पर सबसे पहले बताना है कि जावास्क्रिप्ट क्या है, फिर आपको उसकी वर्किंग बतानी है, ये कैसे वर्क करता है, और फिर आपको फीचर्स बताने हैं। अच्छा, जावास्क्रिप्ट होता क्या है? जावास्क्रिप्ट पावरफुल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है जो आजकल वेब डेवलपमेंट में यूज़ किया जाता है। जावास्क्रिप्ट वेब टेक्नोलॉजी की फॉर्म में 95% यूज़ की जाने वाली लैंग्वेज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर वेब। जावास्क्रिप्ट कैन अपडेट एंड चेंज बोथ HTML एंड CSS। ये HTML और CSS दोनों में अपडेट और चेंज कर सकता है। फिर लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट कैन कैलकुलेट, मैन्युपुलेट एंड वैलिडेट द डेटा। मतलब ये कैलकुलेट भी कर सकते हैं, मैन्युपुलेट भी कर सकते हैं, वैलिडेट भी कर सकते हैं डेटा को। फिर जावास्क्रिप्ट के बारे में लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट इज एन ओपन सोर्स लैंग्वेज दैट anyone can use without purchasing a license। मतलब जावास्क्रिप्ट एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है जो बिना लाइसेंस को परचेज किए, मतलब विदाउट पेमेंट किए या फिर उसका आप लाइसेंस परचेज करने के बिना भी आप क्या कर सकते हैं, आप उसका यूज कर सकते हैं। पहले पॉइंट में लिखा है व्हेन द ब्राउजर लोड्स अ वेब पेज। जब ब्राउजर लोड करेगा वेब पेज, देन द HTML पार्सर क्रिएट्स द डोम। डोम क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। Whenever parser encounters JavaScript directive, it is handled over the JavaScript engine and loads the external and internal code। जब ये हैंडल करता है जावास्क्रिप्ट इंजन इसको, तो ये क्या करता है, इंटरनल और एक्सटर्नल कोड को क्या करेगा, ये लोड कर देता है। आफ्टर HTML एंड CSS पार्सिंग इट कंप्लीटेड, जब ये पार्सिंग कंप्लीट हो जाती है HTML एंड CSS की, तो जावास्क्रिप्ट इज एग्जीक्यूटेड इन ऑर्डर दे वर फाउंड इन जावा पेज एंड डोम इज अपडेटेड बाय द ब्राउजर। क्या होगा, जो आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होगा वो आपका वेब ब्राउजर उसे क्या करेगा, अपडेट कर देगा। यहाँ पर कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल है और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। डायनेमिक टेक्स्ट इन द HTML पेज, और फिर लिखा है रीचिंग द इवेंट, और फिर लिखा हुआ है रीडिंग एंड राइटिंग HTML एलिमेंट, फिर लिखा है वैलिडेट डेटा। सबसे पहले आपको जावास्क्रिप्ट के बारे में बताना पड़ेगा, फिर आपको वर्किंग ऑफ जावास्क्रिप्ट बताना पड़ेगा, फिर सेवरल फीचर्स बताने पड़ेंगे जावास्क्रिप्ट के। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है What are the difference between Java and JavaScript? Describe the strength or and weakness of JavaScript। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस को बताना है जावास्क्रिप्ट के। सबसे पहले डिफरेंस देख लेते हैं। जावा में देखिए, जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बेस्ड है। फिर आप सेकंड पॉइंट में चलिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जावा इज स्ट्रॉन्गली टाइप्ड लैंग्वेज एंड टाइप चेकिंग। इधर क्या लिखा हुआ है, जावा इज फ्लेक्सिबल इन डेटा टाइप। मतलब ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है डेटा टाइप के मामले में। फिर यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ आ रहा है ऑब्जेक्ट्स इन जावा आर स्टैटिक। जावा के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो स्टैटिक होते हैं, और जावास्क्रिप्ट में होता है ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट आर डायनेमिक। मतलब जावास्क्रिप्ट में जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो डायनेमिक होते हैं। फिर आप फोर्थ पॉइंट देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इट कैन यूज टू क्रिएट स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस। मतलब ये जो यूज किया जाता है वो स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे आप देखिए जावास्क्रिप्ट वाली साइड में लिखा हुआ है इट कैन नॉट बी यूज टू क्रिएट स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस। मतलब ये स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज नहीं किया जाता है।
फिर आप फिफ्थ पॉइंट देखिए, यहाँ पे लिखा है वेरिएबल्स इन जावा आर डिक्लेयर्ड एज इंट नम। मतलब जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो आप कैसे करते हैं, पहले डेटा टाइप लिखते हैं फिर उसका वेरिएबल का नेम लिख देते हैं। यहाँ पर आप कैसे करते हैं जावास्क्रिप्ट में, यहाँ पर आपको वैर लिखना होता है। जैसे आपने अगर डीबीएमएस पढ़ा हो पहले, तो उसमें क्या होता था, वैर कैर हम यूज करते थे। यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, वैर का मतलब होता है वेरिएबल, और फिर आपने उसका वेरिएबल का यहाँ पे नाम लिखा हो। यहाँ पे जो आपने माई नेम लिखा है इसकी जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आप A to Z जो आपको मन करे वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर स्ट्रेंथ लिखी हुई है कुछ, जो स्ट्रेंथ आपको बतानी है, जैसे एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, क्विक डेवलपमेंट, मतलब जल्दी हो जाता है डेवलपमेंट। फिर परफॉर्मेंस जो होता है इसका बहुत हाई होता है, ये HTML पर भी काम करता है, CSS पर भी काम करता है। यहाँ पर फोर्थ पॉइंट पर लिखा हुआ है इजी डिबगिंग एंड टेस्टिंग, मतलब इजीली आप इसके जो एरर्स आते हैं उनको डिबग कर लेते हैं, और इसकी जो टेस्टिंग होती है वो भी इजी रहती है। देखिए अब वो आपसे पूछ रहा है व्हाट आर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड व्हाई जावास्क्रिप्ट इज यूज, मतलब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या है और जावास्क्रिप्ट क्यों यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आप जावास्क्रिप्ट के बारे में बताइए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अ जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन्ड फॉर इंटीग्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद अदर लैंग्वेजेस। लाइक आपके पास और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, उनको दूसरी लैंग्वेजेस के साथ इंटीग्रेटेड और कम्युनिकेट कराने का काम करती है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। यहाँ पे लिखा है सम ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आर जावास्क्रिप्ट, VB स्क्रिप्ट, PHP, पर्ल, पाइथन, रूबी, ASP। ये सारी जो लैंग्वेजेस हैं ये मोस्टली वाइडली यूज की जाने वाली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो आगे आपके लिए लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड बिकॉज, जावास्क्रिप्ट यूज क्यों की जाती है, पहला इट इज एग्जीक्यूटेड ऑन क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड का मतलब क्या है, आपके कंप्यूटर में, लोकल कंप्यूटर में, मतलब जो आप कंप्यूटर यूज करते हैं वहां पर ये एग्जीक्यूट होती है। इट सेव्स बैंडविथ ऑन द वेब सर्वर, मतलब ये जो बैंडविथ होती है उसको सेव करती है। थर्ड इसका जो रीजन है वो ये है, इट इज रिटन इन एन HTML पेज, मतलब ये HTML पेज में लिखी जाती है। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है एक्सप्लेन द रोल ऑफ जावास्क्रिप्ट टू डेवलप अ वेब पेज, मतलब आपको रोल बताना है जावास्क्रिप्ट का जब आप किसी वेब पेज को बनाते हैं। तो रोल ऑफ जावास्क्रिप्ट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, पहले पॉइंट में लिखा है इट मेक्स आवर वेबसाइट डायनेमिक, मतलब आपकी जो वेबसाइट होगी वो डायनेमिक बनाने का काम करेगी। दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है इट मेक्स आवर वेब पेज इंटरेक्टिव विच मीन्स दैट इट कैन बी respond to mouse click, double click, hover एंड मैनी अदर एक्शंस, मतलब जो आपकी वेबसाइट होगी वो क्या रेस्पॉन्स करेगी, वो माउस के क्लिक पर, माउस के डबल क्लिक पर, होवर पर और अदर एक्शंस पर, लाइक कीबोर्ड पर कैसे वर्क करेगी, वो सब कौन देखेगा, जावास्क्रिप्ट देखेगा। अच्छा, थर्ड पॉइंट में लिखा है इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर मॉडिफाइंग और HTML कंटेंट एंड स्टाइल फॉर्म वैलिडेशन, मतलब ये क्या करता है, HTML को मॉडिफाई करने के लिए या फिर उसका कंटेंट के स्टाइल चेंज करने के लिए, या फिर फॉर्म वैलिडेशन, मतलब आपने देखा होगा जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पासवर्ड डालना है तो आजकल कैसे आता है, आपको एक स्पेशल कैरेक्टर यूज करना है, आपको स्मॉल अल्फाबेट भी यूज करना है, आपको कैपिटल लेटर भी यूज करना है, आपको नंबर भी यूज करना है, तो इस तरह का होता है। तो आप जो पासवर्ड बनाते हैं वो किस में आता है, वो आपका फॉर्म वैलिडेशन पर आता है। ठीक है, आगे फोर्थ पॉइंट पर चलते हैं। जावास्क्रिप्ट कैन इंटरेक्टिव विद वेब सर्वर टू सेंड और रिसीव इंफॉर्मेशन टू अपडेट UI इन रियल टाइम। ठीक है, आगे फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेन कंडीशनल स्टेटमेंट यूज्ड इन जावास्क्रिप्ट विद एग्जांपल, मतलब आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं कुछ, मोस्टली आप हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंडीशनल स्टेटमेंट्स देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में आपका आता है इफ स्टेटमेंट। अच्छा, इस इफ स्टेटमेंट चलता कब है, इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड इफ वी वांट टू एग्जीक्यूट सम कोड ओनली इफ एनी स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। अगर कोई एक कंडीशन है जो ट्रू है और उस वाले, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो उस वाले कंडीशन पर आपको चलाना है, तो आप किस कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते हैं, आप इफ कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। यहाँ पर मैंने सिंटेक्स लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे पहले इफ लिखना होता है, फिर उसके अंदर आपको जो भी कंडीशन लिखनी है वो कंडीशन आप यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद जो भी आपको कोड एग्जीक्यूट कराना है उस कंडीशन पर वो आप यहाँ पे लिख देते हैं। सेकेंड, आप इफ एल्स कंडीशन का यूज कर सकते हैं। आपने इफ एल्स मोस्टली टाइम यूज किया होगा। ये कैसे होता है, जब आपको ये कंफर्म नहीं होता कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, मतलब या तो ये रन होगी या नहीं होगी, तो आप क्या करते हैं, आप ऐसी जगह पे इफ एंड एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं। कोड मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है इफ कंडीशन, पहले आप इफ को चलाएंगे, कंडीशन लिखेंगे, अगर वो ट्रू होगी तो
तो आप इस वाले कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। अगर वो ट्रू नहीं होगी तो आप एल्स वाले पार्ट पर जाएंगे और ये वाली स्टेटमेंट आपकी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका जो थर्ड पे आता है वो आता है इफ एल्स स्टेटमेंट, मतलब आपको नेस्टेड इफ एल्स का यूज करना है। आपकी कंडीशंस होंगी और मल्टीपल आपके सिलेक्शंस होंगी। मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया है, पहले इफ कंडीशन चलाई, उसकी कोई कंडीशन है, फिर मैंने एल्स इफ एक कंडीशन चलाई है। मतलब पहले आप पहले वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती आप एल्स वाले पार्ट में जाएंगे और एल्स वाले पार्ट में पहले आप इफ चलाएंगे, फिर उस इफ का एल्स आप चलाएंगे। मतलब आपकी जो कंडीशंस होंगी, पहले तो आपकी डिफरेंट कंडीशंस होंगी और फिर डिफरेंट कंडीशंस में भी आपके जो मल्टीपल लाइंस होंगी, मल्टीपल जो स्टेटमेंट्स होंगी वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगी। स्विच स्टेटमेंट, इफ वी वांट टू सेलेक्ट मैनी ब्लॉक्स ऑफ कोड, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है इफ वी वांट टू सेलेक्ट वन ऑफ मैनी ब्लॉक्स ऑफ कोड, मतलब बहुत सारे आपके पास स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, उनमें से सिर्फ आप एक स्टेटमेंट को चलाना चाहते हैं तो आप स्विच स्टेटमेंट का यूज करेंगे। सिंटेक्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट इज एजेक्स। एजेक्स क्या है, एक्सप्लेन द एप्लीकेशंस ऑफ एजेक्स विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। ये 2015 to 16 में क्वेश्चन आया हुआ था। यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्कस एजेक्स, एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ एजेक्स विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। मतलब आपको क्या करना है, अभी जो लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था उसमें ये पूछा गया था एजेक्स क्या है। अभी देखो एजेक्स क्या होता है, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। मतलब आपको क्या करना है, देखो ये इसके फुल फॉर्म होती है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल इज अ सेट ऑफ वेब डेवलपमेंट टेक्निक फॉर क्रिएटिंग बेटर एंड फास्ट और मोर इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ XML, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। आप इन सब का यूज करके एक बेटर एप्लीकेशन, फास्ट एप्लीकेशन और इंटरेक्टिव एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तब आप किसका यूज करते हैं, एजेक्स का यूज करते हैं। उसके बाद देखिए एक डायग्राम है एजेक्स का, पहले हम वो डायग्राम पढ़ते हैं जिसमें एजेक्स यूज नहीं हो रखा है। यहाँ पे क्या होता है, देखो ये आपका क्लाइंट सर्वर है। अब आप क्या कर रहे हो, आप कोई भी रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आपने क्या किया, जो भी रिक्वेस्ट की वो कहाँ पे गई, सर्वर साइड गई, फिर आपके पास उसका रेस्पॉन्स आया, फिर आपने क्या किया, आपने दोबारा फिर रिक्वेस्ट की। आपने जब दोबारा रिक्वेस्ट की तो पूरा पेज रिफ्रेश होगा आपका, फिर वो रिक्वेस्ट आपकी दोबारा आपने सर्वर पर भेजी और सर्वर से रिक्वेस्ट आपके पास रिटर्न में आ गई है, और जब वो आपके पास पहुंची है तो दोबारा पूरा पेज रिफ्रेश हो रहा है। मतलब क्या है कि आप जितनी बार रिक्वेस्ट करेंगे, अगर सेम पेज की भी आप रिक्वेस्ट बार बार कर रहे हैं तो आपका वो फुल पेज जो भी होगा वो रिफ्रेश होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो आपका सर्वर होता है उस पर लोड ज्यादा रहता है। ठीक है, क्योंकि वो बार बार सेम रिक्वेस्ट को आपको लोड करा के देता है। अभी हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पर एजेक्स यूज हो रखा है। पहले जो आपका क्लाइंट साइड वाला सिस्टम है उसने क्या किया, एक रिक्वेस्ट की, ठीक है, फिर वहां से डेटा ट्रांसमिट हुआ सर्वर पर और सर्वर से ट्रांसमिट हुआ इस लेयर पर, एजेक्स कम्युनिकेशन लेयर पर। अब क्या हो रहा है, आपने जो भी रिक्वेस्ट कर रहे हो वो एजेक्स कम्युनिकेशन लेयर तक ही चल रही है, यहां तक देखिए, ठीक है, और जो भी रिक्वेस्ट हो रही है वो सर्वर से सिर्फ उतनी ही रिक्वेस्ट की जा रही है जितना उसको डेटा अपडेट करना है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो पेजेस होते हैं वो पार्शियली अपडेट होते हैं, तो यहाँ पर सर्वर पर जो लोड होता है वो लेस लोड रहता है, मतलब कम लोड रहेगा सर्वर पर, तो इसीलिए एजेक्स का मोस्टली यूज किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस लिखी हुई हैं। एप्लीकेशंस ऑफ एजेक्स आर, एप्लीकेशन इज यूज टू चेंज द टेक्स्ट विदाउट रीलोडिंग द वेब पेज। मतलब पूरा पेज रिफ्रेश नहीं होगा, सिर्फ वो कंटेंट चेंज हो जाएगा जिस कंटेंट को आपने सर्वर से रिक्वेस्ट किया है। फिर एजेक्स इज अ टेक्निक यूज टू क्रिएट फास्ट एंड डायनेमिक वेब पेजेस। अच्छा, ये ना डायनेमिक वेब पेजेस और फास्ट, मतलब वो पेजेस फास्ट चलते हैं और डायनेमिक होते हैं, उनके लिए यूज किया जाता है एजेक्स। एजेक्स कंटेन div सेक्शन विच इज यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन रिटर्न फ्रॉम द सर्वर। अच्छा, एक div सेक्शन होता है एजेक्स के पास जो क्या करता है, जो सर्वर से रिक्वेस्ट आती है उसको डिस्प्ले करता है। आगे आपका 7th क्वेश्चन आता है, इसमें लिखा हुआ है एक्सप्लेन TCP/IP client socket, also write the constructor and method used to create a client socket। मतलब आपको यहाँ पर TCP/IP socket के बारे में बताना है। वैसे तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है TCP/IP client socket are used to implement bidirectional point to point stream based communication between host ऑन द इंटरनेट। मतलब यहाँ पर ये बायोडायरेक्शनल होता है, मतलब दोनों साइड से वर्क करता है, पॉइंट टू पॉइंट होता है,
और स्ट्रीम बेस्ड होता है। ठीक है, इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ के चले जाएंगे। ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं इसे नहीं बताऊंगा, बट आप इसे पढ़ के चले जाएंगे फिर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, व्हाट इज डेटाग्राम, गिव इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल्सो एक्सप्लेन डेटाग्राम सॉकेट। अच्छा, डेटाग्राम क्या है? डेटाग्राम इज अ यूनिट ऑफ ट्रांसफर एसोसिएटेड विद नेटवर्किंग। सेकेंड, डेटाग्राम इज टिपिकली स्ट्रक्चर्ड इन header and payload section. Third, it is provided a connectionless communication service across a pocket switched network. ठीक है, ये कुछ 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पे डेटाग्राम के बारे में। फिर यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं और आगे इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि डेटाग्राम सॉकेट क्या होता है। इनको आप पढ़ के चले जाएंगे। थर्ड यूनिट से यही सब आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं वेब टेक्नोलॉजी में यूनिट 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आजकल एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है, व्हाट इज ईजेबी, राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईजेबी, एक्सप्लेन ईजेबी आर्किटेक्चर, व्हाट आर इट्स वेरियस टाइप। मतलब आपको ईजेबी के बारे में बताना है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बताने हैं, आपको आर्किटेक्चर बताना है और उसके टाइप्स बताने हैं। सबसे पहले आप देखिए ईजेबी क्या है। एन एंटरप्राइज जावा बीन्स इज अ सर्वर साइड कंपोनेंट विच एनकैप्सुलेट बिजनेस लॉजिक्स। मतलब यहाँ पर ये सर्वर साइड कंपोनेंट होता है जो एनकैप्सुलेट कर देता है बिजनेस लॉजिक्स को। ईजेपी सेकेंड पॉइंट में लिखा है, ईजेपी इज यूज्ड टू डेवलप स्केलेबल, रोबस्ट एंड सिक्योर एंटरप्राइजेज एप्लीकेशंस इन जावा। मतलब जो ईजेपी यूज किया जाता है वो स्केलेबल, रोबस्ट और सिक्योर्ड एंटरप्राइजेज एप्लीकेशंस बनाने का काम आता है। ये मिडवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लाइक सिक्योरिटी एंड आपका ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट एटसेट्रा। फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है, टू रन ईजेपी एप्लीकेशन वी नीड एन application server EJB container such as JBoss, Glassfish and WebLogic और WebSphere etc. मतलब आपको इनमें से कोई भी एक सर्वर का यूज करना पड़ेगा अगर आपको EJB एप्लीकेशन चलानी है। ठीक है, आगे फिफ्थ पॉइंट में लिखा है, EJP एप्लीकेशन इज डेवलप ऑन सर्वर। सर्वर पर EJP एप्लीकेशन डेवलप की जाती है, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड सर्वर साइड कंपोनेंट। तो इसलिए इसको सर्वर साइड कंपोनेंट बोला जाता है। एडवांटेजेस क्या है इसके, इट रन इन मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट। मतलब ये मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट पे रन हो सकता है। इट कंटेन्स ओनली बिजनेस लॉजिक। मतलब ये बिजनेस लॉजिक को कंटेन कर सकता है। थर्ड, EJP provide distributed transaction support. Fourth, it provides portable and scalable solution of the problem. Fifth point, it provide a mechanism to store and retrieve data in a persistent way. Disadvantages भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है, it requires application server. It requires only JavaScript. For other language client, we need to go for web services. थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है, इट इज कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड एंड डेवलप EJB एप्लीकेशंस। आप अगर आपसे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पूछे जा रहे हैं तो आप ये सब कुछ लिख के आ सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर एक आर्किटेक्चर बनाया हुआ है, आर्किटेक्चर के बारे में आप लिख के आ सकते हैं। साथ में यहाँ पे वर्किंग ऑफ EJB भी लिखा हुआ है। अगर आपको ये पढ़ना है तो आप आराम से स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हैं। देखिए आगे आपका लिखा है, टाइप्स ऑफ EJB। आपकी EJB के टाइप्स बताने हैं। पहला लिखा है एंटिटी बीन। एंटिटी बीन रिप्रेजेंट्स द परसिस्टेंट डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस। मतलब जो परसिस्टेंट डेटा होगा जो आपका स्टोर्ड किया जाएगा कहाँ पर, डेटाबेस के अंदर, ये उसको रिप्रेजेंट करेगा। आगे लिखा, इट इज सर्वर साइड कंपोनेंट। ये एक सर्वर साइड कंपोनेंट है। फिर सेकंड पॉइंट देखिए, यहाँ पे लिखा है सेशन बीन। सेशन बीन इनकैप्सुलेट्स बिजनेस लॉजिक्स ओनली। मतलब ये बिजनेस लॉजिक्स को इनकैप्सुलेट करके देता है। सेशन बीन आर यूज टू मैनेज प्रोसेस और टास्क। जो सेशन बीन होता है वो मैनेज, प्रोसेस को मैनेज करना और टास्क को मैनेज करने का काम आता है। सेशन बीन आर ऑल्सो यूज टू मैनेज एक्टिविटीज। जो सेशन बीन होता है वो एक्टिविटीज को भी मैनेज करता है। इट कैन यूज फॉर कैलकुलेशंस एंड डेटाबेस एक्सेस। मतलब ये जो यूज किया जाता है वो कैलकुलेशंस के लिए और डेटाबेस एक्सेस के लिए यूज किया जाता है। थर्ड पॉइंट में आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है मैसेज ड्रिवन बीन।
मैसेज ड्रिवन बीन, जिसे आप MDB भी बोलते हैं, इज अ बीन दैट कंटेन्स बिजनेस लॉजिक। ये भी बिजनेस लॉजिक बनाने का काम करता है, बट इट कैन इन्वोक बाय पासिंग द मैसेज। यहाँ पर क्या होगा, आपको मैसेज पास करना पड़ेगा, तभी मैसेज ड्रिवन बीन स्टार्ट होता है। आगे आप पढ़ सकते हैं, MDB रिसीव्स द मैसेज एंड प्रोसेस इट। वो क्या करता है, एसिंक्रोनस जो मैसेज होते हैं उनको रिसीव करता है और उन पर प्रोसेस करता है। फिर हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज जावा बीन एग्जैक्टली, व्हाई दे यूज्ड, डिस्कस सेटर एंड गेटर मेथड विद जावा कोड। ठीक है, आपको जावा कोड का यूज करना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ जावा बीन्स क्या है, जावा बीन्स आर क्लासेस विच इनकैप्सुलेट सेवरल ऑब्जेक्ट्स इनटू अ सिंगल ऑब्जेक्ट। मतलब क्या हुआ कि जो आपका जावा बीन्स होगा वो मल्टीपल जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। सेकेंड पॉइंट, इट हेल्प्स इन एक्सेसिंग द ऑब्जेक्ट फॉर मल्टीपल प्लेसेस। आप क्या कर सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट होगा आप मल्टीपल प्लेसेस पर आपको उनका यूज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट में लिखा है इट इज पोर्टेबल, ये पोर्टेबल है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मॉडल है, जावा में ये लिखा गया है। फिर आप देखिए जावा बीन्स आर यूज्ड बिकम, फर्स्ट पॉइंट, इट इनकैप्सुलेट मैनी ऑब्जेक्ट इन अ सिंगल ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है, इनकैप्सुलेट कर देता है मैनी ऑब्जेक्ट को सिंगल ऑब्जेक्ट में। इट अलाउज अस टू यूज प्रॉपर्टी ऑफ गेटर एंड सेटर मेथड। ये गेटर और सेटर मेथड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको अलाउ कर देता है। इट हैज जावा ऑब्जेक्ट विच हैज कंस्ट्रक्टर विद नो आर्गुमेंट। मतलब ये क्या करेगा, इसके पास जो ऑब्जेक्ट होगा उसके लिए जो कंस्ट्रक्टर यूज किया जाएगा उसके पास नो आर्ग्यूमेंट वाला कंस्ट्रक्टर होगा। फिर फोर्थ पॉइंट में आप देखेंगे, इट कैन मैन्युपुलेट विजुअली इन अ बिल्डिंग टूल्स। कहने क्या मतलब हुआ, यहाँ पर जो आप मैन्युपुलेट करेंगे बिल्डिंग टूल्स को उसका भी आप यूज कर सकते हैं। फिर आप गेटर और सेटर मेथड के बारे में पढ़ के जाएंगे, मोस्टली टाइम क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। इसके बारे में आप इतना देख सकते हैं, गेटर एंड सेटर मेथड in Java, getter and setter method to conventional methods that are used for retrieving and updating values of a variable। ठीक है, आगे आपको इन डेप्थ पढ़ना तो आप इसे इन डेप्थ पढ़ के जा सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन आ रहा है, एक्सप्लेन सेशन बीन विद इट्स टाइप। मतलब आपको सेशन बीन बताना है क्या है और उसके टाइप्स बताने हैं। सबसे पहले हम सेशन बीन देखते हैं। सेशन बीन इनकैप्सुलेट्स बिजनेस लॉजिक ओनली, इट कैन इन्वोक बाय लोकल रिमोट और वेब सर्वर क्लाइंट। मतलब ये बिजनेस लॉजिक को इनकैप्सुलेट कर देता है, सेशन बीन इनकैप्सुलेट कर देता है बिजनेस लॉजिक्स को। इट कैन बी इन्वोक्ड बाय लोकल रिमोट और वेब क्लाइंट सर्वर। मतलब ये इन्वोक किया जा सकता है किसके हेल्प से, लोकल रिमोट और वेब सर्विस क्लाइंट्स की हेल्प से। सेकेंड, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इट कैन यूज फॉर मैनेजिंग एक्टिविटीज लाइक डेटाबेस एक्सेस एंड कैलकुलेशन। आप जो सेशन बीन का यूज करेंगे वो किसके लिए कर सकते हैं, डेटाबेस एक्सेस के लिए और कैलकुलेशंस के लिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट में लिखा है द लाइफ साइकिल ऑफ सेशन बीन इज मेंटेन्ड बाय द एप्लीकेशन सर्वर। आपकी जो लाइफ साइकिल होती है सेशन बीन की वो किसके द्वारा मेंटेन की जा सकती है, EJP कंटेनर की हेल्प से। मतलब आप एप्लीकेशन सर्वर किसका यूज कर रहे हैं, EJP का यूज कर रहे हैं। सेशन बीन इज क्रिएटेड बाय अ कस्टमर and its duration in only for a signal client server session। सेशन कितने टाइप का होता है, सेशन 3 टाइप का होता है। सबसे पहला आपका होता है स्टेटलेस सेशन बीन, इट डोंट मेंटेन स्टेट ऑफ अ क्लाइंट बिटवीन मल्टीपल मेथड कॉल्स। जब मल्टीपल मेथड कॉल होती है तो ये जो क्लाइंट की स्टेट होती है उसको मेंटेन नहीं करता है। फिर सेकंड आता है आपका स्टेटफुल सेशन बीन। स्टेटफुल सेशन बीन क्या होता है, इट मेंटेन्स स्टेट ऑफ अ क्लाइंट अक्रॉस अ मल्टीपल रिक्वेस्ट। जब आपकी मल्टीपल रिक्वेस्ट आएगी तो यहाँ पर क्या होगा, ये मेंटेन रखेगा क्लाइंट की स्टेट को। फिर देखिए थर्ड वाला पॉइंट आता है आपका सिंगलटन सेशन बीन। सिंगलटन सेशन बीन क्या होता है, जो एक एप्लीकेशन के लिए सिर्फ एक ही सेशन बना के दिया जाता है। यहाँ पे ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है, सिंगल सेशन बीन इज इनिशियलाइज्ड वंस पर एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन के लिए एक ही इनिशियलाइज किया जाएगा। एग्जिस्ट फॉर द लाइफ साइकिल ऑफ द एप्लीकेशन। जब तक लाइफ साइकिल रहेगी एप्लीकेशन की तब तक ये एग्जिस्ट करेगा। फिर यहाँ पे लिखा है इट हैज ओनली वन सिंगलटन सेशन बीन पर एप्लीकेशन। हर एक एप्लीकेशन के लिए एक सिंगल सेशन बीन बना के दिया जाएगा, उसे आप क्या बोल रहे हैं, सिंगलटन सेशन बीन बोल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, फिफ्थ वाला क्वेश्चन आप देखेंगे,
व्हाट इज JDBC, हाउ इट वर्क्स। आपको यहाँ पे बताना है JDBC क्या है। JDBC की फॉर्म होती है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी इज ऑल्सो यूज टू कनेक्ट जावा एप्लीकेशन विद डेटाबेस। मतलब आपकी जो जावा की एप्लीकेशंस होती हैं उनको डेटाबेस के साथ कनेक्ट कराने का काम कौन करता है? JDBC करता है। मतलब जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी ये काम करता है। सेकंड पॉइंट में लिखा है JDBC इज एन API यूज टू कम्युनिकेट जावा एप्लीकेशन टू डेटाबेस इंडिपेंडेंट और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मैनर। थर्ड पॉइंट में लिखा है इट प्रोवाइड्स क्लासेस एंड इंटरफेस टू कनेक्ट और कम्युनिकेट जावा एप्लीकेशन विद डेटाबेस। मतलब डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट और कनेक्ट कराने के लिए ये क्या करता है? क्लास और इंटरफेस की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आप एक डायग्राम देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर JDBC लिखा हुआ है, उसके बाद जावा की कोई एप्लीकेशन है और बीच में क्या है? JDBC का यूज करा गया है और इधर क्या है? डेटाबेस है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम में इसको लिख कर आ रहे हैं JDBC को, तो आप ये डायग्राम बना के आ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ वर्किंग लिखी हुई है, इसको मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये आपकी जावा एप्लीकेशन है और यहाँ पर आपका क्या है? JDBC ड्राइवर है। अच्छा, JDBC ड्राइवर को आप क्या बोलते हैं? इसको आप ब्रिज ड्राइवर भी बोलते हैं। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल ये जावा एप्लीकेशन है, आपने कोई SQL क्वेरी को एग्जीक्यूट किया, JDBC ड्राइवर के पास जाएगा और JDBC ड्राइवर से वो कहाँ पे जाएगा? वो आपके डेटाबेस में जाएगा। अब जो भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो सबसे पहले JDBC के पास आएगी और JDBC से वो इन्फॉर्मेशन किसके पास आ जाएगी? जावा एप्लीकेशन के पास आ जाएगी, मतलब आपके सामने आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ JDBC ड्राइवर। अच्छा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देख के जाएंगे। देखिए पहला लिखा हुआ है कि यहाँ पर सबसे पहला होता है JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर। अच्छा, ब्रिज ड्राइवर का मतलब क्या हुआ कि आपकी इधर एक एप्लीकेशन है और इधर आपका क्या है? इधर आपका डेटाबेस है, ठीक है। अब इस डेटाबेस में ये यहाँ पर इन दोनों के बीच में यहाँ पर कनेक्टिविटी कराने का काम करेगा। अच्छा, इसलिए इसको आप JDBC ब्रिज ड्राइवर बोल रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर यूजेस ODBC ड्राइवर टू कनेक्ट द डेटाबेस। मतलब डेटाबेस को कनेक्शन करने के लिए आप ODBC का यूज कर रहे हैं। आगे लिखा हुआ है द JDBC ODBC ड्राइवर कन्वर्ट्स JDBC मेथड कॉल इनटू ODBC फंक्शन कॉल। ये क्या करेगा? जो आपके JDBC मेथड कॉल होगी उसको ODBC फंक्शन कॉल में कन्वर्ट करेगा। हालांकि ये अब डिस्करेज कर दिया गया है बिकॉज ऑफ थिन ड्राइवर। आप थिन ड्राइवर को आगे पढ़ेंगे। मतलब आजकल इसका बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता है, ये ऑलमोस्ट आउटडेटेड हो चुका है, ठीक है। आगे आप देखिए यहाँ पर मैंने इसके कुछ एडवांटेज लिखा है। इजी टू यूज, इट कैन इजीली कनेक्टेड टू एनी डेटाबेस। मतलब ये यूज करने के लिए इजी है। सेकंड, ये किसी भी डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाता है। आगे देखिए इसके डिसएडवांटेजेस लिखे हुए, आप डिसएडवांटेजेस पढ़ सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे सेकंड पॉइंट में लिखा है नेटिव API ड्राइवर। अच्छा, ये टाइप 2 ड्राइवर होता है, साथ में ये पार्शली जावा ड्राइवर बोला जाता है इसको। मतलब ये कंप्लीटली जावा ड्राइवर नहीं है, पार्शली जावा ड्राइवर है। इसका एक रीजन है इट इज नॉट रिटन एंटायरली इन जावा। मतलब जावा के अंदर ही कंप्लीटली नहीं लिखा गया है। आगे आप देखिए द नेटिव API ड्राइवर यूजेस द क्लाइंट साइड लाइब्रेरीज ऑफ द डेटाबेस। फिर लिखा हुआ है द ड्राइवर कन्वर्ट्स जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी मेथड्स कॉल इनटू अ नेटिव कॉल टू द डेटाबेस API। मतलब ये क्या करेगा? जो आपकी JDBC मेथड कॉल होगी उसको नेटिव कॉल में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, नेटिव कॉल क्या होती है? जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई सिस्टम यूज करते हैं तो सिस्टम के अंदर आपको एप्लीकेशन चलाने के लिए कुछ मेथड्स दिए जाते हैं। अच्छा, ये कुछ लोकल मेथड्स होते हैं, JDBC के मेथड कॉल्स को ही कन्वर्ट कर देते हैं नेटिव कॉल्स के अंदर, ठीक है। आगे आप देखिए यहाँ पर इसका एडवांटेज लिखा हुआ है, एक परफॉर्मेंस अपग्रेडेड देन JDBC ODBC ड्राइवर। मतलब ये JDBC ODBC ड्राइवर से अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है। इसके आगे इसके डिसएडवांटेजेस लिखे हुए हैं। फिर आप थर्ड पे देखिए नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर। नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर ये फुल्ली जावा ड्राइवर है। सेकंड यहाँ पे देखिए द नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर यूजेस मिडवेयर। ये क्या करता है? मिडवेयर का यूज करता है that converts JDBC calls directly or indirectly into the vendor specific database protocol. It is fully written in Java. मतलब ये क्या करता है? जो JDBC calls होती हैं उनको directly और indirectly क्या करेगा? Vendor specific database protocol में convert कर देगा
ऐसे इसको यूज करेगा। ठीक है, आगे इसका मैंने डायग्राम बनाए हुए हैं, इससे आगे देखिए। यहाँ पर इसके एडवांटेजेस लिखे हैं, डिसएडवांटेजेस लिखे हैं, आप इन दोनों को पढ़ के जा सकते हैं। आगे आप देखिए फोर्थ पर लिखा है थिन ड्राइवर क्या होता है, फुल्ली जावा ड्राइवर्स होते हैं। यहाँ पे लिखा है द थिन ड्राइवर कन्वर्ट्स JDBC कॉल्स डायरेक्टली इनटू द वेंडर स्पेसिफिक डेटाबेस प्रोटोकॉल, दिस इज व्हाई इट इज नोन एज थिन ड्राइवर। ये फुल्ली जावा लैंग्वेज में लिखा गया है, इसीलिए आप इसको क्या बोल रहे हैं, इसको थिन ड्राइवर बोल रहे हैं। अच्छा, थिन ड्राइवर इसको बोलने का रीजन ये भी है क्योंकि ये क्या करता है, ये जो JDBC कॉल होती है उनको डायरेक्टली क्या करता है, वेंडर स्पेसिफिक डेटाबेस प्रोटोकॉल में कन्वर्ट करता है, इसीलिए आप इसको क्या बोल रहे हैं, थिन ड्राइवर बोल रहे हैं। इसका आप ये डायग्राम याद करके जा सकते हैं, देख के जा सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखे हुए हैं, आप इनको पढ़ के जा सकते हैं। जैसे एडवांटेजेस में लिखा है बेटर परफॉर्मेंस देन ऑल अदर ड्राइवर्स, अदर ड्राइवर से अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है। डिसएडवांटेज भी आप पढ़ के जा सकते हैं, जैसे ड्राइवर्स डिपेंड्स ऑन द डेटाबेस, यहाँ पर जो ड्राइवर्स होंगे वो डेटाबेस के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। 7th क्वेश्चन देखते हैं, राइट स्टेप टू कनेक्ट डेटाबेस विद द एप्लीकेशन यूजिंग JDBC। 5 स्टेप्स आपके पास हैं जिनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, डेटाबेस की कनेक्टिविटी कर सकते हैं JDBC के साथ। पहला होता है रजिस्टर द ड्राइवर कॉल। सबसे पहले आप रजिस्टर द ड्राइवर कॉल करेंगे, फिर आप क्रिएट कनेक्शन करेंगे, फिर क्रिएट स्टेटमेंट करेंगे, फिर एग्जीक्यूट क्वेरी करेंगे और फिर लास्ट में कनेक्शन को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं वेब टेक्नोलॉजी की यूनिट 5th के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो आजकल एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज सर्वलेट, एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट। इस क्वेश्चन को मोस्टली एग्जामिनर पूछते हैं आपसे, तो आप इसको अच्छे से देख के जाएंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है सर्वलेट आर सिंपल जावा प्रोग्राम्स दैट रन ऑन सर्वर, मतलब कि जो सर्वलेट का प्रोग्राम होता है वो बहुत सिंपल होता है और जो रन होता है वेब सर्वर के ऊपर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है सर्वलेट आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड विद HTTP। ये सबसे ज्यादा जो यूज करता है वो HTTP को करता है, ये एक प्रोटोकॉल होता है। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो आगे लिखा हुआ है सो सर्वलेट आर ऑल्सो कॉल्ड एज HTTP सर्वलेट। आप सर्वलेट को क्या बोलते हैं, इसका अदर जो नाम होता है वो होता है HTTP सर्वलेट। फिर थर्ड पॉइंट में लिखा है सर्वलेट कैन प्रोसेस एंड स्टोर द डेटा सबमिटेड बाय अ HTML फॉर्म। कहने का क्या मतलब हुआ, सर्वलेट क्या करेगा, प्रोसेस करेगा और स्टोर करेगा डेटा को, जो क्या होगा HTML के फॉर्म से सबमिट किया जाएगा। मतलब एक HTML का फॉर्म बनाया जाएगा, उसके ऊपर कंटेंट लिखा जाएगा और उसमें जो यूजर होगा वो अपना कंटेंट डालेगा, तो वो जो डेटा होगा वो सेव कहाँ पे होगा, HTML फॉर्म के थ्रू वो डेटाबेस में सेव होगा। फिर फिफ्थ पॉइंट आपको बोलता है सर्वलेट आर यूजफुल फॉर प्रोवाइडिंग द डायनेमिक कंटेंट, मतलब कि जो आपका डेटा होगा वो डायनेमिक होगा। मतलब सर्वलेट जब यूज किया जाएगा तो उसका जो कंटेंट होगा आपकी वेबसाइट का या फिर आपके सर्वलेट का वो डायनेमिक होगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने लाइफ साइकिल का एक डायग्राम बनाया हुआ है, आप ये डायग्राम एग्जाम में बना के आ सकते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टार्ट पॉइंट दिख रहा है, एंड में आपको एंड पॉइंट दिख रहा है, तो आप इजीली याद कर सकते हैं स्टार्ट से स्टार्ट करना है और एंड से एंड करना है। उसके बाद आपका एक मेथड चलता है, उसका नाम होता है इनिट मेथड, मतलब इनिशियलाइजेशन आप कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है लोडिंग एंड इनिशियलाइजेशन। फिर उसके बाद देखो जब इनिट मेथड अपना इनिशियलाइजेशन कर देगा उसके बाद आपको क्या मेथड कॉल करना पड़ेगा, सर्विस मेथड। पहले आपका इनिशियलाइज हो गया है, फिर आपका सर्विस आ गया है। अब सर्विस के बाद ये देखिए यहाँ पे सर्विस मेथड आ चुका है। सर्विस का मतलब है जो भी आपको सर्वलेट से काम कराना है वो आप इससे काम करा सकते हैं। जैसे ही आपका काम कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप उसको फिर डिस्ट्रॉय करेंगे। यहाँ पे लास्ट में लिखा है स्टेजेस ऑफ सर्वलेट लाइफ साइकिल, तो फर्स्ट में आप लिखा हुआ मिल रहा है लोडिंग अ सर्वलेट। ठीक है, सबसे पहले आप जो सर्वलेट को लोड करेंगे उसके बारे में मैंने जैसे आपको बताया कि सर्वलेट इनिशियलाइज होगा तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आप देखिए फिर आपका क्या होगा, इनिशियलाइजेशन आ जाएगा, फिर आपका हैंडलिंग आ जाएगी, फिर उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब जो आपका सर्वलेट होगा उसकी लाइफ साइकिल में ये 4 स्टेप्स तो आएंगे। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्वलेट लिखा हुआ है, मतलब आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है सर्वलेट की। तो जो आपकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका
पहला पॉइंट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, सर्वलेट ऑपरेट्स ऑन इनपुट डेटा दैट कैन इनकैप्सुलेट इन अ रिक्वेस्टेड ऑब्जेक्ट। फिर सेकेंड पॉइंट में लिखा है, सर्वलेट रेस्पॉन्ड टू अ क्वेरी विद डेटा, आपकी जो क्वेरी होगी वो विद डेटा के साथ आपकी क्वेरी को रेस्पॉन्ड किया जाएगा, एंड डेटा इनकैप्सुलेटेड इन अ रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। पहले वाला किसमें था? पहले वाला जो था वो था रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर कौन सा हो रहा है, वो है रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट में आपका लिखा हुआ है, सर्वलेट कैन बी ईजेबी कंपोनेंट टू परफॉर्म बिजनेस लॉजिक फंक्शंस, मतलब जो भी आपके बिजनेस लॉजिक फंक्शंस होंगे उनके जो ईजेपी के कंपोनेंट्स होंगे उनको कॉल कराने का काम कौन करेगा? सर्वलेट। सर्वलेट कैन कॉल जेएसपी टू परफॉर्म पेज लेआउट फंक्शंस। अगर आपको पेज लेआउट फंक्शंस को कॉल करना है जेएसपी में तो भी आप सर्वलेट का यूज कर सकते हैं। सर्वलेट कैन कॉल अदर सर्वलेट्स, सर्वलेट दूसरे सर्वलेट्स को भी कॉल कर सकता है, ये भी उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। देखिए आगे देखिए, यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है आपको सर्वलेट की, ये मैंने ऊपर ही यहाँ पे बता दिया आपको। उसके बाद नीचे एक और क्वेश्चन पूछा गया आपसे जिसमें लिखा, हाउ डज सर्वलेट स्कोर ओवर सीजीआई। सीजीआई पे कैसे स्कोर